तो बच्चों आज हमने शुरू करना है चैप्टर सपोर्ट एंड मूवमेंट वाला चैप्टर। अब हमें बात ध्यान में रखनी है कि सपोर्ट एंड मूवमेंट वाले चैप्टर में हमें क्या करना है। हमें सबसे पहले देखना है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को सपोर्ट कैसे मिलती है। आप जानते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को सपोर्ट मिलती है किससे? स्केलेटन से। अब ये बात आप लोग ध्यान में रखें कि हमें सपोर्ट की ज़रूरत क्यों है, वाई वी नीड सपोर्ट। तो आपने बात ध्यान में रखनी होती है कि हमें बेसिकली यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सपोर्ट रिक्वायर्ड होती है अगेंस्ट टू यूनिवर्सल फोर्सेस। दो यूनिवर्सल फोर्सेस हैं जो हमारी दुनिया में ऑपरेट करती हैं और जिनके अगेंस्ट हमें सपोर्ट चाहिए। उनमें से एक तो आपको पता है द आइंस्टाइन्स फेवरेट, ग्रेविटी, है ना। आइंस्टाइन ने बड़ा काम किया ग्रेविटी के ऊपर और न्यूटोनियन जो ग्रेविटी के कॉन्सेप्ट को बेहतर किया बहुत। खैर बहरहाल तो एक तो ग्रेविटी है। तुम देखो ग्रेविटी क्या चाहती है। ग्रेविटी चाहती है कि वो तो तुम्हें ज़मीन के अंदर पकड़ के खड़ी हो जाए और तुम अपनी जगह से हिल भी ना सको, ऐसे ही। और नंबर 2 जो है बच्चों वो है तुम्हारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसको मैं ATM प्रेशर लिख रहा हूँ, क्योंकि आप जानते हैं केमिस्ट्री में फिजिक्स में आपका जो ATM होता है वो एटमॉस्फेयर की शॉर्ट फॉर्म होती है ना। तो देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तुम्हें ऊपर से दबा रहा है और ग्रेविटी तुम्हें नीचे से खींच रही है, और ये दोनों मिलके चाहते हैं कि तुम्हें ज़मीन के अंदर जो है वो एक जगह जमा के गाड़ के खड़ा कर दें और तुम अपनी जगह से हिल भी ना सको। अब इन दो यूनिवर्सल फोर्सेस को रेजिस्ट करने के लिए हमें एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए, और वो सपोर्ट सिस्टम हमें कौन देगा? हमारा स्केलेटन देगा। जब इन दोनों सिस्टम्स के अगेंस्ट हम दोनों खड़े हो जाएंगे तो फिर उसके बाद हमें क्या चाहिए होगा? तो फिर उसके बाद हमें चाहिए होगा एक ऐसा तरीका जिसकी मदद से हम इनके अगेंस्ट मूव भी कर सकें। भाई देखो अगर मैं चलता हूँ ना तो तुम्हें पता है ना, मुझे चलना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे अपनी इस लिम्ब को अगेंस्ट ग्रेविटी लिफ्ट करना पड़ेगा और लिफ्ट करके मुझे इसको आगे रखना पड़ेगा। तो जब भी मैं अगेंस्ट ग्रेविटी इसको लिफ्ट करूँगा तो मुझे ताकत लगानी पड़ेगी ना, क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट जाने के लिए हमें ताकत लगानी होती है। तो इस चीज़ के लिए अल्लाह ताला ने मूवमेंट के लिए फिर आपको और मुझे अल्लाह ताला ने अवॉर्ड किया, गिफ्ट किया किसका? हमें मसल्स का अल्लाह ताला ने जो, अच्छा मूवमेंट ही लिख दिया मैंने वापस। तो अल्लाह ताला ने आपको और मुझे मसल्स जो है वो तोहफे में दिए ताकि हम इसको ना सिर्फ रेजिस्ट कर सकें बल्कि इसके अगेंस्ट जो है वो अपनी बॉडी को चला भी सकें इधर उधर दुनिया में। तो ये जो आप दुनिया में मज़े से इधर से उधर घूम रहे हो, ये इन दो सिस्टम्स के मिलने से पॉसिबल हो रहा है, अदरवाइज ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाता। ठीक हो गया। तो अब जब हम अपने सिलेबस को देखते हैं तो वो हमें कहता है कि आपने स्केलेटन में बात करनी है जनाब अली बोन की और कार्टिलेज की, और मसल्स के बारे में वो कह रहा है कि हमने मसल्स की जो तीनों टाइप्स हैं उनके बारे में डिटेल में बात करनी है। तो हम बात करेंगे बिल्कुल। तो सबसे पहले हम लोग आज किसकी बात कर लेते हैं? बोन की और कार्टिलेज की, और उसके बाद फिर हम चलते हैं और चल के बात करते हैं किसकी? थोड़ा सा स्केलेटन का ओवरव्यू करते हैं। स्केलेटन सिलेबस में नहीं है, थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेंगे इसका, और उसके बाद हम किसकी बात करेंगे? मसल्स की, और जॉइंट की, सॉरी, फिर मसल्स की। अच्छा अब ये बात ध्यान में रहे क्योंकि हम लोग अब सेकेंड ईयर के डोमेन में एंटर हो गए, और सेकेंड ईयर आप लोगों ने अभी पढ़ी है कुछ टाइम पहले, और आपने एग्ज़ाम भी दिए हैं। तो ये चीज़ें हमें ज़्यादा बेहतर तरीके से याद होती है कंपेयर टू फर्स्ट ईयर की चीज़ों के। इसलिए इन चैप्टरों से मैं थोड़ा सा तेज़ी से गुजरूँगा, लिखने वाला काम कम करूँगा, समझाने वाला काम ज़्यादा करूँगा, क्योंकि अभी कुछ अर्से पहले आपने पढ़ा था तो होपफुली ज़्यादा चीज़ें आपको वैसे ही याद आ जाएगी। ठीक है, चलो अब सबसे पहले मैं तुमसे बात करता हूँ। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बोन की, और फिर बोन की बात करते हैं हम लोग कार्टिलेज की। ठीक, हाँ भाई क्या होती है बोन? तुम्हारी किताब ने लिख दिया है बोन को लेके कि इट इज़ दी हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू। इट इज़ दी हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू। तो मैं भी लिख रहा हूँ, मगर ये बात हम पहले कर चुके हैं कि हमारी बॉडी का जो सबसे हार्ड कनेक्टिव टिश्यू है वो हमारे टीथ हैं, दांत हैं। मगर जो किताब ने लिख दिया है तो बस लिख दिया, तो बस लिख दिया, हमने भी लिख दिया। तो ये हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू होगा बॉडी के। अब देखो जो भी कनेक्टिव टिश्यू होता है ना, तुम आज एक चीज़ याद कर लो, किसी भी टिश्यू में दो चीज़ें होती हैं। जब भी मैं टिश्यू की बात करता हूँ ना तो टिश्यू में याद कर लो दो चीज़ें होती हैं। टिश्यू में एक तो होते हैं सेल्स, किसी भी टिश्यू में एक तो सेल होंगे, क्योंकि टिश्यू की डेफिनेशन ही क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स विच एक्ट टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। ये डेफिनेशन है टिश्यू की, है ना। और सेल्स के साथ एक चीज़ और होगी, एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स। एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स यानी एक तो सेल हो गया, और सेल के बाहर जो चीज़ होगी वो क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ पर
एक किसी भी टिश्यू का एक सेक्शन बना लूँ तो किसी भी टिश्यू में मुझे दो चीज़ें नज़र आती हैं। एक, मुझे उस टिश्यू में बहुत सारे सेल नज़र आएंगे, और याद कर लो जो ज़्यादातर सेल्स होते हैं ना हमारी बॉडी में, वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ चिपके हुए नहीं होते हैं, उनके बीच में थोड़ा बहुत गैप मौजूद होता है, जिसको हम कहते हैं टिश्यू स्पेस। क्या कहते हैं? टिश्यू स्पेस। वो याद आ रहा है? लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम में हमने क्या देखा था कि ब्लड का प्लाज्मा लीक होकर टिश्यू स्पेस में जाता है और फिर टिश्यू स्पेस से सेल के पास जाता है ना। और याद कर लो कि ये जो टिश्यू की सेल्स के दरमियान में ये जो इन्वायरमेंट होगी ना, ये इन्वायरमेंट खाली नहीं होगी। यहाँ फ्लूइड होगा, उस फ्लूइड के अंदर डिफरेंट चीज़ें होंगी, उसके अंदर प्रोटीन होंगे, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होंगे, उसके अंदर लिपिड्स होंगे, उसके अंदर और भी चीज़ें होंगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी उसके अंदर। तो ये जो आपको इन्वायरमेंट नज़र आएगी जिसने सेल को चारों तरफ से सराउंड किया होगा, इसको आप और मैं कहेंगे एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे बच्चों? और आप लोगों ने याद रखना है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स टिश्यू के सेल खुद बनाते हैं, फॉर्म्ड बाय टिश्यू सेल्स। ये कौन बनाते हैं बच्चों? ये टिश्यू के सेल खुद बनाते हैं। ये कहीं आसमान से नहीं उतरी हुई है, ये टिश्यू के सेल खुद बनाते हैं। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो जब हम कह रहे हैं बोन के बारे में कि बोन एक हार्ड कनेक्टिव टिश्यू है, तो डेफिनेटली बोन के बाद भी दो चीज़ होंगी, एक उसके पास सेल होंगे और दूसरे उसके पास उसका एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स होगा। तो अब ज़रा उसको देख लेते हैं, ठीक है? अब देखो मैं यहाँ पर बोन के टिश्यू का यहाँ डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है? इधर देखिए, जब मैं देखता हूँ बोन को, तो जब ये मैं बोन का टिश्यू बना रहा हूँ और ये बोन के टिश्यू को आप और मैं माइक्रोस्कोप के अंदर देख रहे हैं ना, क्योंकि सेल हमें कहाँ नज़र आएंगे? सेल हमें माइक्रोस्कोप में नज़र आएंगे, ऑब्वियस है बिल्कुल। तो मुझे सबसे पहले बोन के टिश्यू में एक बड़े ज़बरदस्त सेल नज़र आएंगे, और वो जो सेल मुझे नज़र आएंगे, वो सेल मुझे ऐसे नज़र आएंगे, ये सेल है ये ना, और ये जो सेल है ये थोड़ा सा बेवकूफ़ है। तो बेवकूफ़ क्यों है? क्योंकि ये बोन बनाने वाला सेल है, और ये बताइए क्या करता है, ये अपने चारों तरफ इस तरीके से बोन बनाना शुरू कर देता है। ये अपने चारों तरफ इस तरीके से बोन बनाना शुरू कर देता है। ये समझो ये एक ऐसा मजदूर है जो अपने चारों तरफ दीवारें बना रहा है। ये एक ऐसा मजदूर है जो अपने चारों तरफ दीवारें बना रहा है, और पता है क्या होगा? दीवारें बनाते बनाते ये खुद अपनी ही बनाई हुई दीवारों के बीच में फंस जाएगा। दीवारें बनाते बनाते ये खुद अपनी ही बनाई हुई दीवारों के बीच में फंस जाएगा। अब देखो, ये जो सेल है जो एक्टिवली बोन बना रहा है, इसको आप और मैं कहते हैं ऑस्टियोब्लास्ट सेल। क्या बोलते हैं इसको आप और मैं? हम इसको बोलते हैं ऑस्टियोब्लास्ट। और ऑस्टियोब्लास्ट याद कर लो क्या है? बोन फॉर्मिंग सेल है। बोन फॉर्मिंग सेल है, ये बोन बना रहा है। ये जो लेयर्स आपको नज़र आ रही है ना, ये बोनी मटेरियल है जो ये डिपॉजिट कर रहा है, और ये बोनी मटेरियल बना रहा है। अब क्या होता है? ये बोनी मटेरियल बनाते बनाते खुद अपनी ही बनाई हुई बोन में फंस जाता है, और जैसे ही अपनी ही बनाई हुई बोन में फंसेगा, आप और मैं कहेंगे यार ये अब इनएक्टिव हो गया, फंस गया, अब इससे काम नहीं होगा। अब ये ऑस्टियोसाइट है। क्या है? ऑस्टियोसाइट। तो देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इससे लिख देता हूँ, इनएक्टिव ऑस्टियोब्लास्ट इज ऑस्टियोसाइट। तो बोन के कितने सेल समझ लिए आप लोगों ने? दो सेल समझ लिए। कौन से दो सेल? ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोसाइट। समझ में आ गई बात? तो ऑस्टियोब्लास्ट बोन बनाने वाला सेल है, एक्टिव सेल है, और ऑस्टियोसाइट इनएक्टिव सेल है। तो पता लगा कि ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोसाइट कब बनते हैं? मैं लिखता हूँ जी इधर, ऑस्टियोब्लास्ट बिकम ऑस्टियोसाइट when they trap the bone they formed। यानी जैसे ही ये अपनी ही बनाई हुई बोन में फंस जाएंगे। ये मैंने कहा ना, तुम को ऐसा समझो कि एक मजदूर है, वो अपने चारों तरफ दीवार बनाते जा रहा है, और दीवार बनाते 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 आखिरी वक्त ऐसा आया कि आखिर में वो इतनी सी जगह में फंस गया कि अब वो मज़ीद दीवार नहीं बना सकता, जगह ख़त्म हो गई। तो इसकी बिल्कुल वही मिसाल है। बात समझ में आ गई? अब जब मैं बोन को देखूंगा तो बोन में मुझे ऑस्टियोसाइट ऐसे एक तो नज़र नहीं आएगा ना, मुझे ऐसे ऑस्टियोब्लास्ट जो अब ऑस्टियोसाइट बन चुके हैं, ये मुझे कई नज़र आएंगे। देखो इस तरीके,
ये ऐसे नज़र आएगा इस तरीके से, इस तरीके से मुझे ये और ऑस्टियोसाइट नज़र आएंगे, ये लो भाई, और ये मुझे और ऑस्टियोसाइट नज़र आएंगे, ये लो एक चलो एक बस, ये बहुत है मेरे ख्याल समझाने के लिए। तो जब तक ये एक्टिवली बोन बना रहा था तो ये क्या था, ऑस्टियोब्लास्ट, और जब ये बोन बनाते बनाते अपनी बोन में फंस गया तो ये क्या बन गया, ऑस्टियोसाइट बन गया। बात समझ में आ गई है? 2 सेल हो गए बोन के, ऑस्टियोब्लास्ट हो गया, ऑस्टियोसाइट हो गया, एक बचा ऑस्टियोक्लास्ट सेल। कौन सा सेल? अब ये ऑस्टियोक्लास्ट सेल बोन में ही बैठे होते हैं। फर्ज करो ये ऑस्टियोक्लास्ट सेल है। कौन सा सेल है? ऑस्टियोक्लास्ट सेल क्या करता है, अगर कभी बॉडी को कैल्शियम की ज़रूरत हो तो ये इसी बोन को खाने लग जाता है, और इसी बोन को खा के क्या रिलीज़ करने लग जाता है, कैल्शियम, और वो कैल्शियम कहाँ चली जाती है, ब्लड के अंदर। तो ऑस्टियोक्लास्ट कौन सा सेल हुआ, बोन को खाने वाला सेल हुआ। तो ऑस्टियोब्लास्ट बनाने वाले, ऑस्टियोक्लास्ट खाने वाले। यहाँ लिख देता हूँ, ऑस्टियोक्लास्ट आर बोन ईटर्स, ये बोन खाने वाले हैं, और ये क्या करते हैं, ये डिज़ोल्व करते हैं बोन को, डिज़ोल्व बोन टू रिलीज, शाबाश, टू रिलीज कैल्शियम। ये बोन खाते हैं ताकि क्या रिलीज़ करें, बोन से कैल्शियम रिलीज़ करें। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि जब ऑस्टियोब्लास्ट इनएक्टिव हो गया और ऑस्टियोसाइट बन गया तो क्या अब ये कोई भी काम नहीं करेगा? क्या अब ये कोई काम नहीं करेगा? ये जवान आदमी था, जॉब कर रहा था, घर की देखभाल कर रहा था, घर बना रहा था, सारे काम कर रहा था, इसने घर बना लिया, अब ये बूढ़ा हो गया, अब ये रिटायर हो गया। तो हमारे घर में जो बूढ़े होते हैं, हमारे दादा नाना, ये लोग जो होते हैं, ये बेकार हो जाते हैं या कुछ काम भी करते हैं? बेकार हो जाते हैं या कुछ काम भी करते हैं? काम करते हैं। क्या काम करते हैं? दादी को तंग करते हैं, बच्चों को डांटते हैं भाई? हाँ भाई, क्या करते हैं वो? आपने देखा है वो क्या करते हैं, बच्चे कोई खेल कूद कर रहे हो बाहर गली में तो कुर्सी डाल के बैठ जाते हैं, हवा भी खाते रहते हैं, बच्चों की देखभाल भी होती रहती है। ऐसा ही है। इस तरीके से अगर घर के सामने कोई अपना सब्जी वाला गुजर रहा हो, दादी कहती है भाई सब्जी वाला घर के सामने गुजर रहा है, फलानी जी तो मुझे हमें ले दें, वो 1 मिनट उसको रोक के जरा भावताव करके कोई चीज़ ले लेते हैं। मतलब वो कुछ ना कुछ टक टुक में लगे ही रहते हैं, अदान होती है नमाज़ पढ़ने चले जाते हैं। मतलब वो बिल्कुल इनएक्टिव नहीं हो गए, वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो ऑस्टियोसाइट भी बिल्कुल इनएक्टिव नहीं है। ऑस्टियोसाइट क्या करते हैं, बोन को देखते रहते हैं, अगर बोन में कहीं कैल्शियम कम होती है तो मैसेज भेजते हैं भैया कैल्शियम कम है, ज़रा यहाँ कैल्शियम लगा दो आगे, और कहीं कैल्शियम ज़्यादा हो रही होती है तो मैसेज भेजते हैं यार यहाँ ज़्यादा हो गई, यहाँ थोड़ी सी कम कर लो। मतलब क्या हुआ, बोन के मिनरल कंटेंट को रेगुलेट करते हैं। तो ऑस्टियोसाइट क्या करते हैं, तो ऑस्टियोसाइट बिल्कुल इनएक्टिव नहीं है, बिल्कुल नाकारा नहीं होगा। तो ऑस्टियोसाइट क्या करते हैं बच्चों, ये मेंटेन करते हैं मिनरल कंटेंट ऑफ सेल, मिनरल कंटेंट ऑफ बोन, सेल कह रहा हूँ, तो ये बोन के मिनरल कंटेंट को रेगुलेट करते रहते हैं बेटे, यानी सुपरविजन का काम करते रहते हैं। अच्छा, अब जब मैं बोन की मैट्रिक्स को देखूंगा ना, फर्ज करो कि ये तुम्हारे ऑस्टियोब्लास्ट या ऑस्टियोसाइट कोई भी सेल है, ये वाले सेल, तो ये तुम्हें क्या नज़र आ रही है, ये तुम्हें नज़र आ रही है ना इनकी मैट्रिक्स। अब तुम लोग ये बात अच्छी तरह याद कर लो बच्चों कि बोन के मैट्रिक्स में हमें 2 चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त नज़र आती हैं। एक तो हमें इसमें प्रोटीन फाइबर नज़र आते हैं, कोलेजन फाइबर बोलते हैं उनको। क्या बोलते हैं उनको? तो ये कोलेजन फाइबर होते हैं। कोलेजन फाइबर याद कर लो प्रोटीन फाइबर होते हैं, तो दे आर प्रोटीन फाइबर्स। और ये क्या करते हैं, ये स्ट्रेंथन करते हैं, बोन को मजबूत करते हैं। तो स्ट्रेंथन द बोन, बोन को मजबूत करते हैं। दूसरा काम, एक और बड़ा मजे का काम, तो मुझे बात बताओ, ये छोटा बच्चा जब पैदा होता है वो दूध क्यों पीता है, वो शहद क्यों नहीं पीता? अल्लाह में ये चाहते हैं कि भाई छोटे बच्चे जब पैदा हों तो शहद पिए, तो सारे बच्चे शहद पी रहे होते हैं। अल्लाह में कोई पूछने वाला है कोई? या अल्लाह में ये चाहते हैं कि जो भी बच्चा पैदा हो वो पैदा होकर पेट्रोल पिए, तो बच्चे पेट्रोल पी रहे होते? बच्चे दूध ही क्यों पी रहे? हाँ भाई, छोटा बच्चा पेट्रोल क्यों नहीं पीता, शहद क्यों नहीं पीता, रूह अफ़ज़ा क्यों नहीं पीता, दूध ही क्यों पीता है? क्योंकि दूध में कैल्शियम है, और वो कैल्शियम कहाँ से आया है? उसकी माँ की हड्डियों में से।
इसलिए तुम्हारे घर में अगर कोई खातून हो, बच्चों को फीड कराती हो, उन खवातीन को इनकरेज किया करो खुद भी दूध पिए, नहीं तो दादी नानी बनेंगी, नानी अम्मा बन जाएगी, नवासा आएगा, अरे नानी कैसी हो, आके दवाएगा, पता लगा नानी का हाथ गया। लिटरली ऐसा ही होगा। या दादी अम्मा गुजर रही हैं बाजार से, वो रोनाल्डो खड़ा हुआ है फुटबॉल लेके, उसने किक मारी, किक आके लगी दादी की टांग पे, पता लगा दादी की थाई गई, क्योंकि उनकी हड्डियों में से कैल्शियम निकल गया सारा। तो जो खवातीन लैक्टेट करती हैं, फीड कराती है, उनको खुद भी दूध पीना चाहिए। अब वो जो दूध है उसके अंदर क्या है, कैल्शियम है, और वो कैल्शियम जाके कहाँ डिपॉजिट होगी, वो कैल्शियम जाके डिपॉजिट हो जाएगी, बोलो 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 बोलो, इस मैट्रिक्स के अंदर। और जैसे जैसे वो इस मैट्रिक्स में डिपॉजिट होती जाएगी, वैसे वैसे ये जो बोन है ये नरम और मुलायम बोन से मजबूत बनती जाएगी। इसलिए तुमने देखा कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी हड्डियाँ, उनके हाथ पांव बड़े नरम मुलायम, बड़े नाजुक नाजुक होते हैं, और जब वो बड़े हो जाते हैं तो ढोर डंगर इतने लंबे लंबे तगड़े, माशाल्लाह, हड्डियाँ मजबूत हो जाती हैं। क्यों होती हैं मजबूत? इस प्रोसेस की वजह से। बेटा इस प्रोसेस को आप कहते हो, इस प्रोसेस को जहाँ पर बोन के एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में कैल्शियम जाके डिपॉजिट हो, सिर्फ कैल्शियम नहीं और भी मिनरल्स, इनको हम कहते हैं क्या, इसको हम कहते हैं बेटा कैल्सिफिकेशन का प्रोसेस। क्या कहते हैं? कैल्सिफिकेशन या ऑसिफिकेशन, या इसको बेटा मिनरलाइजेशन ऑफ बोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यानी यहाँ बोन में क्या हो रहा है, मिनरल डिपॉजिट हो रहा है ना, मिनरलाइजेशन ऑफ बोन। तो कैल्सिफिकेशन ऑफ बोन भी कह सकते हो, ऑसिफिकेशन ऑफ बोन भी कह सकते हो, मिनरलाइजेशन ऑफ बोन भी कह सकते हो। तो डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम टू मेड बोन्स हार्ड। कभी कभी अब देखो तुम्हें इसमें क्या क्या नज़र आ रहा है। अब देखो तुम्हें बोन में क्या नज़र आ रहे हैं, तुम्हें बोन में नज़र आ रहे हैं सेल, तुम्हें बोन में नज़र आ रहे हैं कोलेजन, तुम्हें बोन में नज़र आ रही है कैल्शियम, और बहुत थोड़ा सा पानी। बोन के सेल्स में बहुत कम पानी होता है। तो जो बोन के सेल्स होते हैं, बोन के सेल्स, इसमें तुम्हें 10 to 20% वाटर मिलता है, बस, इससे ज़्यादा नहीं मिलता। तो इसमें बहुत थोड़ा सा पानी होता है। समझ में आ गई बात? तो ये क्या हो गया हमारा बोन का टिश्यू। अब इसको देखो, फिर बोन के पार्ट देख लेते हैं जल्दी से। इसको मिटा दूँ? अब हम बात कर रहे हैं बच्चों पार्ट्स ऑफ बोन की। आप ये बात ध्यान में रखो, उसको भूलना नहीं कि ये जो हम पार्ट्स ऑफ बोन की बात कर रहे हैं ना, बेसिकली आप जब पढ़ेंगे, जब एडवांस क्लासों में जाएंगे मेडिकल कॉलेज वगैरह में, तो आप देखेंगे बोन 5 टाइप के होते हैं। उनमें से जो एक टाइप होती है बोन की, उसको हम कहते हैं लॉन्ग बोन। ये जो हमारी किताब में इन्होंने पार्ट लिखे हैं, बेसिकली ये लॉन्ग बोन के पार्ट्स हैं। ठीक हो गया? मगर चूँकि हमारी किताब इसको पार्ट्स ऑफ बोन बोल रही है, तो मैं भी इसको पार्ट्स ऑफ बोन बोल रहा हूँ। तो जब आप लॉन्ग बोन्स को देखते हो, देखो लॉन्ग बोन से हमारी मुराद क्या होती है। लॉन्ग बोन से हमारी मुराद होती है वो बोन जिनकी लंबाई उनकी चौड़ाई से ज़्यादा हो, जिनकी लंबाई उनकी चौड़ाई से ज़्यादा हो, यानी दे हैव देयर लेंथ मोर देन देयर विड्थ। जैसे ये मार्कर है, ये मार्कर लंबा ज़्यादा है, चौड़ा बहुत कम है, तो ये हमें लंबा नज़र आएगा। बिल्कुल इसी तरीके से ये वो बोन होती हैं बच्चों जो हमें लंबी ज़्यादा नज़र आती हैं और चौड़ी कम नज़र आती है। अब जब हम इसको देखते हैं तो किसी भी लॉन्ग बोन के 3 पार्ट्स होते हैं। ये वाला पार्ट जो इसका एंड है, इसको हम कहते हैं एपिफाइसिस। क्या बोलते हैं बच्चों? एपिफाइसिस। ये वाला जो पार्ट है इसको भी हम क्या कहते हैं? एपिफाइसिस। और ये वाला जो पार्ट है, जो उसका डंडा है, जो उसका शाफ्ट है, इसको हम कहते हैं डायाफाइसिस। क्या कहते हैं बच्चों? डायाफाइसिस। अच्छा, अब तुम एक बात ध्यान में रखना कि अगर हम किसी छोटे बच्चे की बोन का, लॉन्ग बोन का, कोई छोटा बच्चा हो 6 साल का, 8 साल का, 10 साल का, उसकी अगर मैं लॉन्ग बोन का एक्सरे करूँगा ना, तो उसकी लॉन्ग बोन का एक्सरे मुझे ऐसे नज़र आएगा, यानी मुझे उसमें बीच में गैप्स नज़र आएंगे। मुझे उसमें बीच में क्या नज़र आएंगे? गैप नज़र आएंगे। यहीं से वो कॉन्सेप्ट इमर्ज होता है जो आपकी किताब में भी लिखा हुआ है। आपकी किताब ने लिखा हुआ है कि जो बच्चे होते हैं
जो चिल्ड्रन होते हैं उनके पास बोन 300 प्लस होती हैं, और जो एडल्ट होते हैं, बड़े होते हैं, हम लोग होते हैं, हमारे पास बोन होती हैं 206। ये कॉन्सेप्ट यहीं से इमर्ज हुआ है। यानी अब देखो, मैं अगर एक्सरे में देखूंगा ना, मुझे ऐसा लगेगा ये बोन के 3 पीस हैं, ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है, हालांकि ये एक ही बोन है। होता क्या है कि जब मैं देखता हूँ ग्रोइंग जो बच्चे होते हैं, उनके एपिफाइसिस और डायाफाइसिस के बीच में एक कार्टिलेज लगी हुई होती है, और ये कार्टिलेज इस बोन को ग्रो करा रही होती है। ये कार्टिलेज इस बोन को ग्रो करा रही होती है। अब तुम ये बात हमेशा के लिए याद कर लो, कार्टिलेजेस एक्सरे में दिखती नहीं है। कार्टिलेजेस एक्सरे में दिखती नहीं है। अगर तुम कभी इंटरनेट पे जाके लिखो एक्सरे ऑफ स्कल, खोपड़ी का एक्सरे, तो तुम्हें ये ऑर्बिट नज़र आ रहा होगा, जहाँ आँखें हैं, टीथ नज़र आ रहे होंगे, जॉ नज़र आ रहे होंगे, स्कल नज़र आ रहा होगा, सब नज़र आ रहा होगा। कान नज़र नहीं आ रहे होंगे। और कान क्यों नहीं आ रहे होंगे नज़र? क्योंकि कान के अंदर कार्टिलेज है, और कार्टिलेज एक्सरे में नज़र नहीं आती है। तो इसलिए जब हम उस बोन का एक्सरे करते हैं जो बच्चे की ग्रोइंग बोन है, तो उसमें ये कार्टिलेज हमें नज़र नहीं आती, और इस कार्टिलेज को हम कहते हैं मेटाफाइसिस। क्या कहते हैं बच्चों? मेटाफाइसिस। और याद कर लो, जो बोन हमारी ग्रो होती है ना, हमारी बोन मेटाफाइसिस से ग्रो होती है। कहाँ से ग्रो होती है? मेटाफाइसिस से ग्रो होती है। याद कर लो इस बात। हमारी बोन कहाँ से ग्रो होती है? मेटाफाइसिस से ग्रो होकर लंबी होती है। अब ये एपिफाइसिस जो पहले है, पहले के लिए साइंस में लफ्ज़ होता है प्रॉक्सिमल, तो उसको मैं कहता हूँ प्रॉक्सिमल एपिफाइसिस। ये बाद वाला है, तो बाद के लिए लफ्ज़ होता है डिस्टल, डिस्टल एपिफाइसिस। इसी तरीके से मेटाफाइसिस भी प्रॉक्सिमल मेटाफाइसिस और डिस्टल मेटाफाइसिस। क्लियर हो गई बात? अच्छा, अब जब मैं देखता हूँ बोन को, तो मुझे पता लगता है कि बोन को ऊपर से सराउंड किया हुआ है एक मेम्ब्रेन ने, जो पूरी बोन को कवर कर बैठी है। और ये जो पूरी बोन को मेम्ब्रेन कवर कर बैठी है चारों तरफ से, इसने चूंकि पूरी बोन को कवर किया हुआ है, इसीलिए इसको आप और मैं पेरिऑस्टियम कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरिऑस्टियम। अच्छा, अब देखो, पेरी मतलब तो तुम्हें पता है ना, पेरी का मतलब होता है अराउंड। जैसे हमने पढ़ा था पेरिकार्डियम, पेरिटोनियम, याद आ रहा है? ऑस्टियम वर्ड बना है ऑस्टियन से। ऑस्टियन का मतलब होता है, याद कर लो, बोन। ये ग्रीक वर्ड है, इसीलिए स्टडी ऑफ बोन इज कॉल्ड ऑस्टियोलॉजी। बोन की स्टडी को क्या बोलते हैं बच्चों? उसको ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं। ठीक हो गया? अच्छा, पेरिऑस्टियम फ्रैक्चर की सूरत में बोन को हील कराती है, याद रखना। अगर पेरिऑस्टियम नहीं होगी तो बोन हील होने वाली नहीं है। पेरिऑस्टियम क्या कराती है? ये हीलिंग करवाती है बोन की, तो रिस्पॉन्सिबल फॉर हीलिंग ऑफ बोन। इसीलिए अगर पेरिऑस्टियम नहीं होगा तो बोन हील होने वाला नहीं है। ठीक? अच्छा, अब उसके बाद जब मैं देखता हूँ तो मुझे पता लगता है कि यार, ये जो हमारे एपिफाइसिस है ना, इन एपिफाइसिस को अगर मैं काट के देखूंगा, तो इन एपिफाइसिस के अंदर मुझे बड़ी बड़ी कैविटीज नज़र आती हैं। इस तरीके से इन एपिफाइसिस के अंदर मुझे बड़ी बड़ी कैविटीज नज़र आती हैं, और ये कैविटीज खाली नहीं होती, इनमें बोन मैरो भरा हुआ होता है। तो ये मैंने बोन मैरो भर दिया इसमें, ये लो। तो अब ये बड़ी बड़ी कैविटीज जिनके अंदर बोन मैरो भरा हुआ है, याद कर लो, इस बोन को जिसमें बड़ी बड़ी कैविटीज हैं, आप और मैं कहते हैं स्पंजी बोन, या इसी का एक और नाम होता है कैंसिलस बोन, या चूंकि इसके अंदर पूरे नेटवर्क टाइप चीज़ बनी हुई है, नेटवर्क को कहते हैं ट्रेबिक्यूली, तो ट्रेबिक्यूलेटेड बोन, ये तीनों इसी के नाम है। इसी तरीके से ये यहाँ पर भी होगा, इसी तरीके से ये यहाँ पर भी होगा, इसी तरीके से ये यहाँ पर भी होगा, ऐसे। अब मैं वो उसको भरता नहीं, आपको बताया तो बोन मैरो होगा। और याद कर लो, इसके अंदर क्या भरा होगा? इसके अंदर भरा होगा रेड बोन मैरो, जो ब्लड बनाने वाला बोन मैरो है हमारा। रेड बोन मैरो जो हमारा ब्लड बनाने वाला बोन मैरो है। तो ये आप याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं उसको। ठीक है? अच्छा, तो ये स्पंजी बोन हमें कहाँ नज़र आई? मेनली हमें नज़र आई कहाँ पर?
एपिफाइसिस के अंदर। अब अगर मैं डायाफाइसिस को बड़ा करूं, ये डायाफाइसिस मैं यहाँ बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखो अब ये मैं अब डायाफाइसिस बना रहा हूँ आपका, ये मैंने आपका डायाफाइसिस बना लिया। तो जब मैं डायाफाइसिस बनाता हूँ तो डायाफाइसिस की जो आउटर लेयर होती है ना, ये आउटर लेयर मुझे बड़ी पैक नज़र आती है। और ये जो पैक आउटर लेयर है ना, इसके अंदर सॉलिड बोन है। कौन सी बोन है बच्चों? सॉलिड बोन है। तो मैं इसको ऐसे बना रहा हूँ, इसके अंदर जो गैप नज़र आ रहा है ना, ये मेरे मार्कर की फिलिंग के गैप हैं, इसके अंदर कोई गैप नहीं होता, ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। तो ये जो मेरी सॉलिड बोन मैंने यहाँ बना ली है, ये जो सॉलिड बोन मैंने यहाँ बना ली है, ये रही। लो भाई, तो पंगा ले लिया मैंने। अभी भी गैप नजर आ रहा है? हाँ, क्योंकि सॉलिड बनाया तो भाई सॉलिड ही बनाया ना। हद हो गई। चलो बस, मेरे ख्याल है अब काफ़ी सॉलिड हो गई है। अच्छा, ऐसी ही ये यहाँ पर भी होगी। अब यहाँ वाली मैं बनाऊंगा नहीं, वरना मेरा वही हाल होगा जो अभी हुआ था। अब तुम ध्यान में रखो, ये जो रॉक सॉलिड बोन है ना, ये जो सॉलिड बोन है, इसको बेटा कॉम्पैक्ट बोन, या इसी को आप कॉर्टिकल बोन कहते हो। क्या कहते हो बच्चों? कॉम्पैक्ट बोन या कॉर्टिकल बोन। समझ में आ गई बात? फिर इसके बीच में क्या होगा? इसके बीच में हमें वही बोन नज़र आ रही होगी। कौन सी बोन? स्पंजी बोन नज़र आ रही होगी। क्या नज़र आ रही होगी? स्पंजी बोन। तो ये लो, मैं इसका नेटवर्क बना देता हूँ स्पंजी बोन का। ये मैं नेटवर्क बना दिया मैंने स्पंजी बोन का, ये लो। तो ये इसके अंदर वही हमारी स्पंजी बोन हो गई। ठीक हो गया? अब तुम लोगों ने याद रखना है कि इसके बीचों बीच, इसके दरमियान में एक कैविटी होगी, इसके दरमियान में एक कैविटी होगी। बच्चों याद कर लो। और ये जो कैविटी इस लॉन्ग बोन में डायाफाइसिस के दरमियान में हमें नज़र आ रही है, ये कैविटी, इस कैविटी को हम क्या बोलेंगे? इस कैविटी को बच्चों हम कहते हैं मेड्यूलरी कैविटी। क्या बोलते हैं इसको? इसको कहते हैं मेड्यूलरी कैविटी। और ये आप सब लोगों ने देखी भी है। आपने देखा है कि जब घर में पाए बनते हैं तो उस पाए के अंदर जो हड्डी होती है ना, उस हड्डी के अंदर बीच में सुराख होता है बहुत बड़ा, और उसमें बोन मैरो भरा होता है। ये वो वाला सुराख है। तो ये मेडुलरी कैविटी है, और उसके अंदर याद कर लो, इसके अंदर येलो बोन मैरो भरा हुआ होता है। येलो बोन मैरो बहुत फंक्शनल नहीं होता, बहुत ज़्यादा ब्लड नहीं बना रहा होता। ठीक है? अच्छा, अब इधर देखें। अब इधर ये जो कैविटी है ना, मेडुलरी कैविटी, इसको एक मेम्ब्रेन ने लाइन किया हुआ है, और इस मेम्ब्रेन को आप और मैं कहते हैं एंड ऑस्टियम। क्या कहते हैं? एंड ऑस्टियम। तो बाहर जो मेम्ब्रेन थी वो पेरी ऑस्टियम, और जो अंदर वाली मेम्ब्रेन थी वो एंड ऑस्टियम। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब इसको देखें, फिर वो मिटाते हैं और बोन का हेवर्जन सिस्टम बनाते हैं, जो किताब में इन्होंने दे दिया है। जी, ब्लड बनाता है, उतना नहीं बनाता जितना रेड बना रहा होता है। जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो ना, आपका रेड बोन मैरो ऐसे ऐसा येलो मैरो में कन्वर्ट होते जाता है। एजिंग का प्रोसेस है बेसिकली। तो अब देखें, मैं यहाँ पे आपके साथ लिखने का काम अब थोड़ा कम कर रहा हूँ और समझाने का काम थोड़ा ज़्यादा कर रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ें अभी आपने पढ़ी हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जैसे जैसे ये आप पढ़ते जा रहे होंगे, वैसे वैसे चीज़ें आपको रिकॉल होती जा रही होंगी इंशाल्लाह। और कोई अगर बिल्कुल ही मस्त मलंग है तो बस मैं कुछ नहीं कर सकता, उसको मिटा दूँ। अब आप याद कर लें कि जब मैं कॉर्टिकल बोन को देखता हूँ, ये जो हमने कॉर्टिकल बोन बनाई है, ये वाली कॉर्टिकल या कॉम्पैक्ट बोन, जो कि हमारे स्केलेटन का 80% यही बनाती है, ये बात है में रखना।
अगर डायग्राम में आपको इस तरह का कोई इंप्रेशन मिल रहा है कि कॉर्टिकल बोन कम नज़र आ रही है, स्पंजी बोन ज़्यादा नज़र आ रही है, तो ये बनाने का एरर है। हमारे स्केलेटन में कॉर्टिकल बोन ज़्यादा होती है, ठीक हो गया। इसीलिए कॉर्टिकल बोन सॉलिड होती है ना, तो हमारा स्केलेटन हमें सपोर्ट करता है। अगर ऐसी भुरभुरी बोनें होती है हमारी, तो ज़रा सा हम बोन पे प्रेशर डालते कुछ होता तो वो टूट जाती है। अब जब कॉर्टिकल बोन को मैं देखता हूँ ना, अब देखो सिर्फ कॉर्टिकल बोन की बात हो रही है, तो कॉर्टिकल बोन में मैं क्या देखता हूँ कि कॉर्टिकल बोन में मुझे सॉलिड बोन के कॉलम नज़र आते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे हम जब कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम पहले उसके पिलर्स खड़े करते हैं, कॉलम खड़े करते हैं, और वो कॉलम पूरी बोन को, पूरी बिल्डिंग को सपोर्ट कर रहे होते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं देखूँगा ना, तो देखो मुझे क्या नज़र आएगा, मुझे इस तरीके से कॉर्टिकल बोन में बहुत सारे इस तरीके से कॉलम नज़र आ रहे होंगे। क्या नज़र आ रहे होंगे? बहुत सारे इस तरीके से कॉलम नज़र आ रहे होंगे। ये कॉलम एक दूसरे के बिल्कुल साथ साथ खड़े होंगे, ये कॉलम बिल्कुल एक दूसरे के साथ साथ खड़े होंगे, और साथ साथ खड़े में नहीं होंगे, आपस में कम्युनिकेट भी कर रहे होंगे, आपस में जुड़े हुए भी होंगे, ठीक है। अब ये जो कॉलम मुझे नज़र आ रहा है ना पूरा, इस कॉलम को पूरे को मैं कहता हूँ ऑस्टियन। क्या कहता हूँ? ऑस्टियन। और याद कर लो, ऑस्टियन इज फंक्शनल प्लस स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ आवर बोन। ये हमारे बोन का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। स्ट्रक्चर भी ये बना रहा है, फंक्शन भी ये कर रहा है। और बोन का फंक्शन क्या है? हमें सपोर्ट करना, तो सपोर्ट का काम यही करेंगे। और ये जो ऑस्टियन होते हैं ये आपस में कनेक्टेड भी होते हैं, जुड़े हुए भी होते हैं। अब जब मैं इस ऑस्टियन को देखूंगा ना, तो इस ऑस्टियन के बिल्कुल सेंटर में मुझे क्या नज़र आएगा? इस ऑस्टियन के बिल्कुल सेंटर में मुझे केनाल नज़र आएगी, और ये जो केनाल होगी, याद कर लो, इस केनाल से आपकी आर्टरी और वेन पास हो रही होंगी। तो यहाँ से आपकी आर्टरी पास हो रही होगी, यहाँ से आपकी आर्टरी बोन के अंदर जा रही होगी, यहाँ से आपकी आर्टरी बोन में जा रही होगी, और वेन बोन से बाहर आ रही होगी, वेन बोन से बाहर आ रही होगी। ये लो, वेन बोन से बाहर आ रही होगी। तो ये जो सेंटर में हमें चीज़ नज़र आ रही है, जहाँ से आर्टरी और वेन यानी ब्लड वेसल पास हो रही है, ये वाली, इसको हम कहते हैं हेवर्जन केनाल। क्या कहते हैं? हेवर्जन केनाल, ठीक। और ये केनाल जो उन दोनों को आपस में जोड़ रही है, ये वाली, इनको हम कहते हैं वॉक्समैन केनाल। इनको हम क्या कहते हैं? तो पता चला कि ऑस्टियन आपस में जुड़े हुए हैं थ्रू वॉकमैन केनाल से। अच्छा, आप रुक जाओ। इसके बाद जब मैं देखता हूँ ना, तो इसके बाद मुझे क्या नज़र आता है? मुझे इसके अंदर बहुत सारे लेयर नज़र आते हैं। क्या नज़र आते हैं? बहुत सारे लेयर नज़र आते हैं इस तरीके से। इसके अंदर मुझे बहुत सारे इस तरीके से लेयर नज़र आ रहे होते हैं, और ये जो लेयर्स होते हैं, इन लेयर को कहते हैं लेमिला। क्या बोलते हैं बच्चों उनको? इनको कहते हैं लेमिला। इसीलिए कॉर्टिकल बोन को कभी कभी लेमिलार बोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेमिलार बोन। तो यहाँ मुझे क्या नज़र आ रहे हैं? बहुत सारे, यहाँ मुझे बहुत सारी लेमिला नज़र आ रही हैं। और याद कर लो, लेमिला का मतलब होता है लेयर। क्या होता है? लेयर। तो मुझे यहाँ बहुत सारे लेयर नज़र आ रहे हैं, इसीलिए कभी कभी कॉर्टिकल बोन को लेमिलार बोन भी बोलते हैं। अब ये बात तुम्हें समझ में आई? अब मैं क्या करता हूँ, इस एक हेवर्जन सिस्टम को बड़ा करता हूँ। देखो, तो अब ये तो मैं इसको ऐसे ही देख रहा हूँ ना, देखो ये मैं इसको ऐसे ही देख रहा हूँ लंबाई में। अब मैं इसको ऐसे ट्रांसफर सेक्शन में तुम्हें दिखाता हूँ कि कैसा नज़र आएगा। तो अब देखो, जब मैं इसको देखूँगा, तो मुझे सबसे पहले तो क्या नज़र आएगा? सबसे पहले तो सेंटर में मुझे वो केनाल नज़र आएगी, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? हेवर्जन केनाल। और इसमें मुझे क्या नज़र आएगी? एक मुझे आर्टरी नज़र आएगी, और एक मुझे वेन नज़र आएगी। उसके बाद मुझे क्या नज़र आएगा? लेयर नज़र आएंगे। तो देखो, ये रहा लेमिला, और ये जो लेमिला है ना, याद कर लो, इस लेमिला में जगह जगह हमें क्या नज़र आएंगे? इस लेमिला में जगह जगह हमें गैप नज़र आएंगे। क्या नज़र आएंगे? हमें गैप नज़र आएंगे। ये लो, इस लेमिला में जगह जगह हमें गैप नज़र आएंगे इस तरीके से। और ये जो लेमिला में हमें गैप नज़र आ रहे हैं ना, इन गैप्स के अंदर क्या होगा? इन गैप्स के अंदर हमारे ऑस्टियोसाइड्स होंगे। कौन होंगे? ऑस्टियोसाइड। अब तुम ज़रा मुझे याद करके बताओ, ऑस्टियोसाइड एक्टिव थे, इनएक्टिव थे? इनएक्टिव थे। और कौन से इनएक्टिव सेल थे वो? ऑस्टियो
ब्लास्ट सेल थे। तो ये जो तुम्हें गैप नजर आ रही है, इस गैप के अंदर क्या होंगे हमारे ऑस्टियोसाइट्स होंगे। और याद करो ऑस्टियोब्लास्ट जब बोन बना लेता है तब ऑस्टियोसाइट बनता है। इसका मतलब है हेवरजन कैनाल की चारों तरफ ऑस्टियोसाइट क्या कर रहे होंगे, सॉलिड कंपैक्ट बोन बना रहे होंगे। क्या बना रहे होंगे, सॉलिड कंपैक्ट बोन। और यही बोन क्या कहलाती है बताओ शाबाश, यही हमारी कॉर्टिकल बोन कहलाती है। अब ये बिल्कुल रॉक सॉलिड बोन है। अगर आप देखेंगे ना तो कल मैंने आप लोगों के ग्रुप में एक डायग्राम भेजा हुआ है, वो आपने देखा है। वो कल मैं क्लास में पढ़ा रहा था तो हमने देखा कि किताब के अंदर बहुत ही वाहियात डायग्राम बनी हेवरजन कैनाल सिस्टम की। तो मैंने फिर इंटरनेट से हेवरजन कैनाल का एक डायग्राम उठाया और मैंने आपके ग्रुप में भेजा। अगर आप उस तस्वीर को देखें थोड़ा सा तो आपको समझ में आ जाएगा कि उसमें बीच में आपको हेवरजन कैनाल नज़र आ रही होगी। देखें, जल्दी देखें। तो बीच में आपको क्या नज़र आ रही होगी, बीच में आपको हेवरजन कैनाल नज़र आ रही होगी। उसके चारों तरफ क्या नज़र आ रहे हैं हमको, ऑस्टियोसाइट नज़र आ रहे हैं। क्या नज़र आ रहे हैं, और ऑस्टियोसाइट कब बनते हैं, जब ऑस्टियोब्लास्ट सेल इनएक्टिव हो जाते हैं। तो बेटा ये हो गया तुम्हारा हेवरजन कैनाल सिस्टम। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। तो ये हमने बोन की पूरी डिस्कशन कर ली, बोन हमारी कंप्लीट हो गई। हमने बोन देख ली, बोन के सेल देख लिए, बोन के पार्ट देख लिए, बोन का टिश्यू देख लिया, हेवरजन कैनाल सिस्टम देख लिया, कॉर्टिकल बोन देख ली, स्पंजी बोन देख ली, ईच एंड एवरीथिंग देख ली। अब इसको अच्छी तरह देखो, कोई सवाल है मुझे बताओ, फिर हम चलते हैं कार्टिलेज कर लेते हैं जल्दी से। बेटा इसको मिटाऊं, इसको मिटा दूं, अच्छा बच्चों बोन के बाद अब हम लोग जल्दी से बात कर लेते हैं कार्टिलेज की। किसी बात कर लेते हैं कार्टिलेज की। याद कर लो कार्टिलेज भी हार्ड कनेक्टिव टिश्यू है। एक मिनट रुक जाओ, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। जब हम कनेक्टिव टिश्यू से कंपेयर करते हैं ना तो बोन और कार्टिलेज दोनों हार्ड कनेक्टिव टिश्यू हैं। ये बात सही है कि कार्टिलेज उतनी हार्ड नहीं होती जितनी हार्ड बोन होती है, वो बात सही है। बट कार्टिलेज भी बाकी टिश्यू के मुकाबले में ठीक ठाक हार्ड कनेक्टिव टिश्यू है, बात को याद रखना। तो कार्टिलेज हार्ड कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। जब कनेक्टिव टिश्यू है तो ये भी किसका बना होगा, मेड अप ऑफ सेल्स एंड एक्स्ट्रा सेल्यूलर मटीरियल। तो इसके अंदर भी क्या होगा बच्चों, एक तो इसके अंदर सेल्स होंगे और दूसरा क्या होगा, इसके अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल होगा। और याद कर लो इसके एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल को भी क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, और अभी मैंने तुम्हें बताया मैट्रिक्स कौन बनाता है, सेल खुद बनाते हैं। तो ये कार्टिलेज की सेल्स हैं, खुद बनाई होगी। दूसरी बात, इसकी मैट्रिक्स में भी आपको क्या मिलेगी, इसमें आपको कोलेजन फाइबर मिलेंगे और साथ में कुछ कार्टिलेजेस ऐसी होती हैं जहाँ पर आपको इलास्टिन फाइबर्स भी मिलती हैं। क्या मिलती हैं, और आप समझ रहे हैं कि जो इलास्टिन फाइबर्स होंगी वो क्या करेंगे, इसको इलास्टिसिटी प्रोवाइड करेंगे, इसको इलास्टिसिटी प्रोवाइड करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, जब कार्टिलेज को देखते हैं तो कार्टिलेज को बनाने वाले सेल्स को कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स बोलते हैं। तो मेड अप ऑफ कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स, और जब कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स इनएक्टिव हो जाएंगे तो क्या बना लेंगे बताओ, कॉन्ड्रोसाइट एंड कॉन्ड्रोसाइट्स। जिस तरीके से बोन के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती थी पेरिओस्टियम, कार्टिलेज पर भी होती है, उसको हम कहते हैं पेरिकॉन्ड्रियम। तो इट इज सराउंडेड बाय पेरिकॉन्ड्रियम। तो इसको पेरिकॉन्ड्रियम सराउंड करेगी, ये बात याद रखना। कौन सराउंड करेगा इसको, पेरिकॉन्ड्रियम। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई है। अच्छा अब जरा देखो, जब हम देखते हैं ना तो कार्टिलेजेस में एक बड़ी अजीबोगरीब बात होती है, दे आर ए वेस्कुलर। इनके पास ब्लड सप्लाई नहीं होती, बोन के पास तो थी। बोन के पास तो हमने देखा ना हेवरजन कैनाल में आर्टरीज भी आ रही हैं, वेन भी आ रही। मगर तुम लोग बात ध्यान में रखना कि कार्टिलेज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो कार्टिलेज बेचारी क्या करती है,
ये रिसीव करती है पेरिकॉन्ड्रियम से नरिशमेंट थ्रू डिफ्यूजन। तो रिसीव नरिशमेंट थ्रू डिफ्यूजन फ्रॉम पेरिकॉन्ड्रियम। और ये बात तुम लोगों ने ध्यान में रखना है, इसीलिए अगर कार्टिलेज डैमेज हो जाए, कार्टिलेज को चोट लग जाए, तो उसकी हीलिंग मुश्किल होती है। क्यों होती है मुश्किल? क्योंकि उसके बाद ब्लड सप्लाई नहीं है, इसलिए वो दूसरों पे डिपेंडेंट हो रही है, इसलिए। समझ गए बात को? अच्छा, जब मैं देखता हूँ कार्टिलेज को तो मुझे पता लगता है कि हमारे पास जो कार्टिलेज है वो 3 तरह के होते हैं। कितनी तरह के होते हैं? 3 तरह के। कौन कौन से देख लेते हैं। तो हमारे पास कार्टिलेज कितनी तरह के होते हैं? 3 तरह के कार्टिलेज। 3 तरह के होते हैं बच्चों। कौन कौन से? पहला जो कार्टिलेज होता है, जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है हमारी बॉडी में, उसको कहते हैं हाइलाइन कार्टिलेज। क्या कहते हैं उसको? हाइलाइन कार्टिलेज। ये हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कार्टिलेज है। और ध्यान में रखना, ये हमें कहाँ मिलता है? तो फाउंड एट जंक्शन ऑफ रिब्स विद स्टर्नम। आप कभी अगर ह्यूमन स्केलेटन देखोगे ना, तो आप देखना ह्यूमन स्केलेटन में ये जो रिब्स होती हैं, ये कभी स्टर्नम से डायरेक्ट नहीं मिलती हैं। इनके हाथ वो छोटे छोटे ट्रांसपेरेंट बार लगे होते हैं, वो उसको मिला रहे होते हैं। वो बेसिकली हाइलाइन कार्टिलेज होती है। नंबर 2 आप याद कर लो, ये आपको मिलेंगी साइनोवियल जॉइंट के साथ। साइनोवियल जॉइंट हम लोग पढ़ेंगे, वो हमने डिटेल में पढ़ने हैं कि वो क्या होते हैं। तो ये आपको साइनोवियल जॉइंट्स के अंदर मिलेंगे, यानी उन जगहों में मिलेंगी जहाँ पे आपकी मूवमेंट ज़्यादा होती है ना। जैसे आप सांस ले रहे हो तो रिब केज की मूवमेंट हो रही है ना, इस तरीके से साइनोवियल जॉइंट्स आपके बहुत ज़्यादा मूव कर रहे होते हैं ना। इस तरीके से आपको बड़ा शौक है अपनी नाक को हर वक्त पकड़ के यूँ करने का, तो ये जो टिप ऑफ नोज़ है, ये भी हाइलाइन कार्टिलेज होती है। टिप ऑफ नोज़ एक्सेट्रा, तो यहाँ पर ही आपको मिलेगी। नंबर 2 फिब्रो कार्टिलेज। फिब्रो कार्टिलेज वो कार्टिलेज जो आपको मिले उन जगहों पे जहाँ पे आपने शॉक एब्जॉर्ब करना है। तो ये एब्जॉर्ब करती है शॉक। क्या करती है? एब्जॉर्ब करती है शॉक। कोई एग्जाम्पल बताओ, कोई एग्जाम्पल बताओ। मैं क्या करता हूँ, मैं अपने पाँव को ऐसे मारता हूँ ज़मीन पे ज़ोर से, ऐसे करें। तो जब मैं अपने पाँव को ऐसे ज़मीन पे ज़ोर से मार रहा हूँ, तो ये मेरी नी के ऊपर प्रेशर नहीं आ रहा होगा, क्योंकि नी हमारा वेट बेयरिंग जॉइंट है। तो आप ध्यान में रखें, प्रेशर तो आ रहा होगा, मगर अल्लाह ताला ने नी के अंदर फाइब्रो कार्टिलेज के 2 पैड लगा रखे हैं, जो तकिए का शॉक एब्जॉर्प्शन का कुशन का काम करते हैं। इसलिए वो बड़े मज़े से उस शॉक को बर्दाश्त कर लेता है। सेम गोज़ विद वर्टिब्रल कॉलम। आपने देखा था ना, वर्टिब्री के बीच में वो होते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क, वो फाइब्रो कार्टिलेज होती है। तो फॉर एग्जाम्पल नी जॉइंट, शोल्डर में भी होती हैं ये, क्योंकि आप शोल्डर पे बहुत ज़्यादा मूवमेंट करते हैं ना। आपको पता है आपकी बॉडी का सबसे ज़्यादा मोबाइल जॉइंट आपका शोल्डर है। तो नी जॉइंट है, शोल्डर है, वर्टिब्रल कॉलम है, वगैरह वगैरह वगैरह। वर्टिब्रल कॉलम एक्सेट्रा। तीसरे बच्चों कार्टिलेजेस वो कार्टिलेजेस होती हैं जो इलास्टिन फाइबर कंटेन करती हैं बहुत ज़्यादा, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज इलास्टिक कार्टिलेजेस, है ना, जिनमें बहुत ज़्यादा इलास्टिसिटी होती है। सबसे अच्छी एग्जाम्पल कान। इस कान को मैंने पकड़ा, ऐसे दबाया, मैंने इसको मोड़ दिया, जैसे ही मैं प्रेशर रिलीज़ करूँगा ये रिकॉइल होकर अपनी ओरिजिनल शेप पे चला जाए, है ना। एपिग्लॉटिस पढ़ा था हमने। एपिग्लॉटिस, जब बोलस आता है खाने का, एपिग्लॉटिस को दबाता है, जैसे बोलस जाता है वो रिकॉइल करके खुद ही खुल जाता है ना। तो पिन्ना ऑफ एयर, पिन्ना ऑफ एयर प्लस एपिग्लॉटिस एक्सेट्रा। अच्छा, वो जो ट्रैकिया में हमने कार्टिलेज पढ़ा था, सी शेप कार्टिलेज, हाइलाइन कार्टिलेज।
सी शेप्ड कार्टिलेज। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट कार्टिलेज। अगर आप कार्टिलेज को देखेंगे, कार्टिलेज को अगर आप टिश्यू के अंदर देखेंगे तो कार्टिलेज में आपको क्या नजर आएगा? कार्टिलेज में आपको इस तरीके से छोटे छोटे एरियाज नजर आएंगे, जिन एरियाज को कहा जाता है लेक्यूनी। क्या कहते हैं? लेक्यूनी। और बाहर इसके चारों तरफ क्या होगा? एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। और याद कर लें, ये जो लेक्यूनी है, लेक्यूनी मतलब कैविटी, लेक्यूनी मतलब कैविटी। इन कैविटीज़ के अंदर आपको कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे? कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स। अच्छा, बोन में और कार्टिलेज में एक और फ़र्क क्या होता है? बोन में ऑसिफिकेशन होती है ना, कार्टिलेज में नहीं होती। देयर इज नो ऑसिफिकेशन इन कार्टिलेज। यहाँ लिख दूँ, नो ऑसिफिकेशन। कार्टिलेज में मिनरल डिपॉजिट नहीं होता, कार्टिलेज में मिनरल डिपॉजिट नहीं होता है। सही हो गया? तो ये लेक्यूनी होंगे और बाहर पूरा इसका एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होगा। तो बेटा ये हो गई कार्टिलेज, ये हो गई बोन। ये हमने बोन और कार्टिलेज की बात कर ली। अब इसको देखें अच्छे तरीके से। अब हम जल्दी से चलते हैं। और ह्यूमन एंडोस्केलेटन हमारे एमडी कैट के सिलेबस में शामिल नहीं है, मगर हम इसका जल्दी से एक ओवरव्यू कर लेते हैं, फिर हम ज्वाइंट पढ़ते हैं। क्यों बिठाऊँ? बल्कि उसको मैं डालता हूँ विजुअल, बिठा दूँ उसको। क्या बात है भाई, बच्चे कौन कौन दिखाया काट रहे हैं आजकल, जिनमें तो खून नहीं निकल रहा। चलो चलो चलो, देखो अब इन्होंने ह्यूमन एंडोस्केलेटन को आपके सिलेबस में, पीएमडीसी वाले सिलेबस में नहीं रखा हुआ है। बोन रखी है, कार्टिलेज रखी है, उसके बाद सीधे इन्होंने ज्वाइंट रखे। मगर हम थोड़ा सा उसका एक ओवरव्यू कर लेते हैं ताकि हमारा ओवरव्यू मुकम्मल हो जाए। देखो ह्यूमन एंडोस्केलेटन, आपने चूंकि अभी हम स्केलेटन पढ़ा था, और लकीली ये जो चैप्टर है ना सपोर्ट एंड मूवमेंट वाला, ये हमारी किताब के उन चैप्टर्स में से है जिनको बच्चे ध्यान से पढ़ते हैं। पढ़ाने वाले भी ध्यान से पढ़ाते हैं, पढ़ने वाले भी ध्यान से पढ़ते हैं, तो ज़्यादातर बातें बच्चों को याद होती हैं। आपको पता है ह्यूमन एंडोस्केलेटन है, बॉडी के अंदर मौजूद होता है। एग्रीड? किसी को एतराज़ तो नहीं है? लिविंग इन नेचर होता है, सही है। इसलिए जब आप छोटे थे तो ये भी छोटा था, जब आप बड़े हुए तो आपके साथ बड़ा हो गया। ग्रो करिए ना, आप ग्रो कर रहे हैं तो आपके साथ आपका स्केलेटन भी ग्रो कर रहा है, ऐसे ही। ओके, तीसरी चीज़ आपको पता है कि हम अपने ह्यूमन एंडोस्केलेटन को समझने के लिए दो मेजर पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। हम इसको दो मेजर पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक को हम क्या कहते हैं? एक्सियल स्केलेटन। शाबाश। एक्सियल स्केलेटन में टोटल 80 बोन्स होती है, याद कर लो। एक्सियल स्केलेटन में टोटल कितनी बोन होती हैं? 80 बोन होती हैं। और यहाँ पर हमारे पास 3 बोन के ग्रुप हैं और 2 हमारे पास सिंगल बोन है। कौन कौन सी? इधर देखो, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर होगा हमारा स्कल। वो एक लड़की इसको बोल रही थी सकुल। इसमें होती हैं 28 बोन्स, पता है ना आप लोगों को? स्कल में 28 बोन्स होती हैं। एयर ऑसिकल्स मैंने शामिल कर दिए हैं। उसके बाद जो दूसरा ग्रुप है हमारे पास, वो है हमारी वर्टिब्रल कॉलम। वीसी में लिख रहा हूँ, वर्टिब्रल कॉलम। इसमें आप जानते हैं हमारी 26 बोन्स होती हैं। वैसे वो भी आपको पता है होती तो 33 हैं, मगर 2 ग्रुप में फ्यूज होते हैं, सैक्रम वाला और कॉक्सिक्स वाला ना। तीसरा जो हमारा ग्रुप है वो है हमारी रिब्स। आप जानते हैं रिब्स हमारे पास होती हैं 24। ठीक, तो ये तो 3 हो गए हमारे बोन के ग्रुप, और 2 हमारे पास सिंगल बोन। 2 हमारे पास सिंगल बोन। एक कहते हैं हम हाइहॉइड, ये एक होगी, और दूसरी है हमारी स्टर्नम। स्टर्नम भी हमारे पास एक होगी। तो अब आप ज़रा इसको काउंट कर लें, 1 और 1 कितने हो गए? 2 और 24 कितने हो गए? 26 और 26 कितने होते हैं? 52 26 52 होंगे ना भाई, क्या हो गया? और 52 में जब मैं 28 मिलाऊंगा तो 80 का काउंट पूरा हो जाएगा, सही है। 28, 26, 24 और 2, तो देखो 8 और 6 14 और 4 18 और 2 20 का 0, ये रहा 2 4 6 8, ये 80 बोन पूरी हो गई। तो कितने बोन होते हैं? 80 बोन होते हैं। किसके अंदर? याद रहे आपको, वैसे तो ये बात पता है,
मगर फिर भी एक्सियल स्केलेटन का काम प्रोटेक्शन करना है वाइटल ऑर्गन्स की, मूवमेंट करना है उसका डोमेन नहीं है ना। तो इट इज मोर प्रोटेक्टिव देन मोबाइल। तो असल में इससे काम है बॉडी के वाइटल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करना। मोबिलिटी थोड़ी बहुत होती है, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है। जैसे स्कल ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहा है, वर्टिबल कॉलम स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट कर रही है, स्टर्नम और रिब्स हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लिवर को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, है ना। तो ये प्रोटेक्शन वाला स्केलेटन ज़्यादा है, इसमें मूवमेंट बड़ी कम होती है, तो मोबिलिटी बहुत कम है इसकी, है तो सही बहुत थोड़ी सी। अच्छा, तो दूसरा जो हमारा स्केलेटन होता है जिसको हम कहते हैं हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटन। क्या कहते हैं बच्चों? अपेंडिकुलर स्केलेटन। और आप जानते हो अपेंडिकुलर स्केलेटन हमारा हैंगिंग स्केलेटन है, लटकने वाला स्केलेटन है, और इसके अंदर 126 बोन होती हैं। कितनी होती हैं? 126। तो मैं 126 को 80 से मिलाऊंगा तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा? 206 हो जाएगा। तो इसमें 126 बोन है। इसमें कितनी बोन है बच्चों? इसमें 126 बोन है हमारी। अब आपको पता है जो अपेंडिकुलर स्केलेटन है बेसिकली वो हमारे दो लिम्स का स्केलेटन है, जिसको हम कहते हैं अपर लिम। अपर लिम में याद कर लो बोन होती हैं 64 और लोअर लिम में बोन होती हैं 62। लोअर लिम में कितनी होती हैं? लोअर लिम में होती हैं 62। कैसे? अपर लिम की एक तरफ की काउंट कर लो जल्दी से। एक क्लेविकल, एक स्कैपुला, दो हो गई। आपको पता है क्लेविकल और स्कैपुला मिलके क्या बन जाती है? शोल्डर गर्डल। दो बोन, एक बोन आपके आर्म में है ह्यूमरस, 3, 2 बोन आपके फोर आर्म में, रेडियस और अल्ना, 3 और 2 कितनी हो गई? 5। उसके बाद 8 कार्पिल हैं यहाँ पर रिस्ट के ऊपर, 8 कार्पिल। तो 5 और 8 13। उसके बाद हमारी 5 मेटाकार्पिल्स हैं, तो मेटाकार्पिल्स 13 और 5 कितने हो गए? 18। और 2 थंब की फैलेंजीज हैं और 3 उंगलियों की हैं, तो 12 और 2 14, 14। तो 18 और 14 कितनी हो गई? 32, एक हाथ की। तो जब मैं दोनों हाथ की जमा करूंगा तो 32 और 32 64 पूरे हो जाए। सही है? दोनों हाथों को मिलाऊंगा तो 64 पूरे हो जाएंगे। इससे कि लोअर लिम में आ जाओ। लोअर लिम में एक बोन हमारा कौन सी? हमारी हिप बोन, जो हमारी हिप गर्डल भी है। एक थाई, लॉन्गेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन फीमर। 2 ये नी कैप पटेला। 3 लेग के अंदर टिबिया और फिबुला, कितनी हो गई? 5। फिर हमारे पर टार्सल 7 हैं, 8 नहीं है 7। तो 5 और 7 12, मेटाटार्सल 5 हैं, 12 और 5 17। फेलेंजिस कितनी हैं? 14 ही हैं। तो 17 और 14 31, 31 और 31 62। तो इस तरीके से ये आपकी 206 बोन्स का काउंट पूरा हो जाएगा। ये मैंने आपको इसलिए ओवरव्यू करवा दिया ताकि जब हम ज्वाइंट पढ़ें तो हमें इसमें परेशानी ना हो। अब इसके बाद जो टॉपिक बच्चों तुमने और मैंने करना है उस टॉपिक का नाम है ज्वाइंट। ज्वाइंट हम करेंगे, ज्वाइंट की टाइप करेंगे, ज्वाइंट के पार्ट्स करेंगे, और फिर सीधे हम चले जाएंगे मसल्स के ऊपर। मसल्स का ओवरव्यू करेंगे, पहले मसल की टाइप को देखेंगे, फिर स्केलेटल मसल के स्ट्रक्चर को देखेंगे, फिर उसकी कॉन्ट्रैक्शन को देखेंगे। मेरे ख्याल में मज़ीद 2 दिन लगेंगे, ये चैप्टर टाइम एफिश हो जाए। अच्छा, ऑलराइट, तो हम लोग बात कर चुके हैं ह्यूमन एंडोस्केलेटन की। हमने बोन की, बोन के टिश्यू की, कार्टिलेज की, कार्टिलेज के टिश्यू की, कार्टिलेज की टाइप्स की बात कर ली है। हमने बोन के जो पार्ट्स वगैरह हैं उनकी बात भी कर ली। आज मैं आपसे बात करूंगा ज्वाइंट की, और हम समझने की कोशिश करते हैं कि ज्वाइंट क्या होते हैं। हाँ भाई बच्चों, क्या होते हैं ज्वाइंट? बताओ मुझे, व्हाट आर ज्वाइंट्स? बताएं शाबाश। ज्वाइंट क्या है? इट्स अ प्लेस वेयर 2 or more bones meet with each other with or without movement। अब देखो यहाँ पे मैंने बोर्ड पे 2-3 चीज़ें लिखी हैं जो बड़ी गौरतलब हैं। पहली चीज़ जो मैंने लिखी है कि ज्वाइंट कोई जगह है, ज्वाइंट इज अ प्लेस। पहले ये बात ध्यान में रखनी है, ज्वाइंट
एक्चुअल में एक जगह होगी जहाँ पे क्या होगा, या तो दो बोन्स आपस में मिलेंगी, मिसाल के तौर पे तुम्हारी एल्बो पे तुम्हारी ह्यूमरस तुम्हारी अल्ना के साथ मिलती है, तो दो बोन्स आपस में मिल रही हैं, जॉइंट बन गया। इस तरीके से तुम्हारा शोल्डर पे तुम्हारी ये ह्यूमरस तुम्हारी स्कैपुला से मिल रही है, जॉइंट बन गया। दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं, 2 से 2 और मोर बोन्स 2 से ज़्यादा भी हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे तुम्हारी रिस्ट के ऊपर तुम्हारी ये जो रेडियस है, एक बोन तुम्हारी 3 कार्पल बोन्स के साथ मिलती है। तो अब यहाँ पे कितनी बोन्स इन्वॉल्व हो रही हैं, 4 बोन्स इन्वॉल्व हो रही हैं। ठीक हो गया। तो बोन्स में जॉइंट में लाजमी नहीं है 2 बोन हो, 2 से ज़्यादा भी हो सकती हैं। फिर हमने क्या पढ़ा, जब वो आपस में मिलेंगी, उनका मिलना आपस में शर्त है, मूवमेंट होना शर्त नहीं। मूवमेंट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। मिसाल के तौर पे तुम्हारी एल्बो मूवमेंट कर रही है, तुम्हारी रिस्ट मूवमेंट कर रही है, तुम्हारा शोल्डर मूव कर रहा है, बट तुम्हारे स्केल के जॉइंट तो मूव नहीं कर रहा, तुम्हारे स्केल के जॉइंट तो मूव नहीं कर रहे। अच्छा, एक बात और ध्यान में रखो कि ये तो हमने वो डेफिनेशन लिखी है जो हमारी किताब में है। हमने पढ़ा कि स्केलेटन 2 चीज़ों से मिलकर बना है, बोन से और कार्टिलेज से। तो एक्चुअल में जो डेफिनेशन है जॉइंट की वो क्या है, अ प्लेस वेयर 2 और मोर बोन्स मीट विद ईच अदर, या 2 और मोर कार्टिलेजेस मीट विद ईच अदर, या वेयर बोन मीट विद कार्टिलेज। क्योंकि जॉइंट हमें क्या मिलते हैं, स्केलेटन में, और स्केलेटन में 2 हिस्से होते हैं, एक बोन और एक कार्टिलेज। तो जॉइंट पे बोन से मिल सकती है, बोन कार्टिलेज से मिल सकती है, और कार्टिलेज से भी मिल सकती है। तीनों काम हो सकते हैं। अब जब हम जॉइंट को देखते हैं तो पता लगता है कि जो हमारे जॉइंट हैं ये 3 तरह के होते हैं। तो दे आर ऑफ 3 टाइप्स, ये बात आप याद कर लें। जॉइंट कितने टाइप के होते हैं हमारे, 3 टाइप के। और 3 टाइप कौन कौन सी हैं, उनमें से जो पहली टाइप है हमारी, उसको आपको पता है हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं फाइब्रस जॉइंट या फिब्रस जॉइंट। अब यहाँ पे आप एक लम्हे के लिए रुक जाएं, इन जॉइंट के 2 नाम और भी हैं। इसको हम फिक्स्ड जॉइंट भी बोलते हैं, या इसको हम इमोबाइल जॉइंट भी बोलते हैं। तो मैं फिक्स्ड जॉइंट बोलूं या इमोबाइल जॉइंट बोलूं या फाइब्रस जॉइंट बोलूं, दे ऑल मीन द सेम। तो यहाँ पर जब बोन आपस में मिलेंगी तो उनको किसी मजबूत धागे की तरह एक दूसरे से बांध दिया जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, आर्टिक्यूलेटिंग बोन्स। याद कर लो ये जो लफ्ज़ है ना, आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन का मतलब होता है जॉइंट फॉर्मेशन। आर्टिकुलेशन का मतलब क्या होता है, जॉइंट फॉर्मेशन। तो आर्टिकुलेशन या आर्टिक्यूलेटिंग यानी वो बोन्स, आर्टिकुलेटिंग बोन्स से क्या मुराद हुई, वो बोन्स जो जॉइंट बना रही हैं। तो वो बोन्स जो जॉइंट बना रही हैं, आप लोगों ने ध्यान में रखना है, आर टाइड टुगेदर, उनको एक दूसरे के साथ बांध दिया जाता है बाय फाइब्रस टिश्यू, और इनको फाइब्रस टिश्यू के जरिए एक दूसरे से बांध दिया जाता है। अब ज़रा बात ध्यान से समझनी है आप लोगों ने, क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ, फ़र्ज़ करें कि ये आपके स्कल की मैं बोन बना रहा हूँ, ये आपके स्कल की एक बोन है, ये इसका मार्जिन है। दूसरी बोन इसमें ऐसे फिट हो जाएगी जैसे आप अपनी उंगलियां एक दूसरे में फिट कर लेते हैं, यानी कैसे, देखो ऐसे। लिटरली दूसरी बोन ऐसे इसमें फिट हो जाएगी। और जब ये दोनों बोन आपस में फिट हो जाएंगी तो हम लोग क्या करेंगे, मतलब नेचर ने क्या किया, नेचर ने दोनों बोन्स को जो आपस में बांधा है ना, वो ऐसे फाइबर्स के जरिए बांध दिया है, प्रोटीन फाइबर के जरिए, जैसे आप कपड़े के 2 लेयर्स को धागे से सी देते हैं। जैसे आप कपड़े के 2 लेयर्स को धागे से सी देते हैं। जब आप धागे से सी देते हैं तो वो हिलते नहीं है। जैसे आपने देखा, मैंने शर्ट पहनी हुई है, इसमें एक कपड़े का टुकड़ा ये है, एक कपड़े का टुकड़ा ये है, और इस जॉइंट से हमने इन दोनों को सी दिया है। जब हमने इनको सी दिया है तो अभी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते, फट जाएंगे, अलग नहीं होंगे। ऐसा ही है, यही का यही मामला यहाँ पर भी। इसलिए तुम्हें पता है स्केल की जॉइंट को क्या बोलते हैं, स्केल की जॉइंट को क्या बोलते हैं, सूचर्स। सूचर वर्ड का मतलब क्या होता है, टाँके लगाना। सूचर वर्ड का मतलब क्या होता है, सूचर का मतलब ही टाँका लगाना है। तो इसकी एग्जाम्पल क्या होगी, फॉर एग्जाम्पल सूचर्स ऑफ स्कल और
ये जो तुम्हारे दांत ये लगे हुए गम्स के अंदर, टीथ इन गम्स, तुमने देखा ना तुम्हारे दांत भी नहीं हिलते हैं बिल्कुल भी, मजबूत होते हैं बहुत। और अगर खुदा ना खास्ता कभी हिलने लग जाए, ढीले पड़ने लग जाए, तो आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं यार दांत खराब हो गए। आप क्या कहते हैं? दांत खराब हो गए। अच्छा, ये सूचर्स ऑफ स्कल, टीथ इन गम्स, इसके अलावा भी इसकी कोई एग्जाम्पल है, मगर ये हैं। अब याद कर लो, फाइब्रस जॉइंट हमें कहाँ मिलेंगे? जिस जगह पर हमें प्रोटेक्शन की या स्टेबिलिटी की ज़रूरत हो, तो फाउंड at places which require stability or need protection, जिसको स्टेबिलिटी या प्रोटेक्शन की जरूरत हो। मिसाल के तौर पे हमने बात की कि यार हमारे ये सूचर्स हैं स्कल के, यहाँ पर क्यों हैं? ताकि ब्रेन को प्रोटेक्ट किया जाए, ब्रेन को प्रोटेक्ट किया जाए। स्टेबिलिटी तुम्हारी जो पाँव में है, ये जो एंकल से थोड़ा सा ऊपर जहाँ पे ये टिबिया और फिबुला आपस में मिलती है ना, ये दोनों बोन ऐसे होती हैं। तुम्हें पता है जब तुम पाँव ज़मीन पर रखते हो तो ग्रेविटी का प्रेशर इतना ज़्यादा है कि ये इन दोनों बोन्स को लिटरली ऐसे खोल सकता है कि ये बोन्स सीधी हैं, ग्रेविटी के प्रेशर से उल्टी हो जाए, ऐसा हो सकता है बिल्कुल। इसीलिए टिबिया और फिबुला की लोअर पार्ट को बहुत मजबूत फाइब्रस जॉइंट से बांध दिए गए। क्यों बांध दिया गया? ताकि, बस अब तुम समझ गए, ताकि वो स्टेबल हो जाए। तो जहाँ पर हमें स्टेबिलिटी रिक्वायर्ड होगी वहाँ पर ये होगा, और जहाँ हमें प्रोटेक्शन रिक्वायर्ड होगी वहाँ ये जॉइंट होगा। बात समझ में आ गई है? अब दूसरा जॉइंट देख लेते चलें। अब इसके बाद हमने बात करनी है किसकी? इसके बाद हमने बात करनी है दूसरे जॉइंट की। दूसरा जॉइंट कौन सा है हमारा? कार्टिलेजिनस जॉइंट। कार्टिलेजिनस जॉइंट जहां पर जो मिलने वाली बोन्स हैं वो किसी कार्टिलेज के थ्रू मिलती हों, तो टाइप ऑफ जॉइंट in which bones combine through a cartilage, जहां पर जो बोन्स हैं उनको मिलाने वाला क्या हो आपस में? कोई कार्टिलेज हो। मैं तुम्हें मिसाल देता हूं। मिसाल के तौर पे तुम्हें पता है तुम्हारे पास तुम्हारे सीने में सेंटर में एक बोन है, उसको हम कहते हैं स्टर्नम। क्या बोलते हैं बच्चों? और स्टर्नम जो होती है ना, स्टर्नम की शेप कुछ इस तरह से होती है। स्टर्नम की 3 पार्ट्स होते हैं, ये तीनों मैंने बना दिए। कौन से होते हैं? दफा करो भी उसको, कभी पढ़ेंगे तो देखेंगे। अब ये तो हो गई तुम्हारी स्टर्नम, मैं इसको लिख रहा हूँ जनाब स्टर्नम। और ये जो स्टर्नम है ना, इसके साथ आके कनेक्ट होती हैं रिब्स। स्टर्नम के साथ आके क्या कनेक्ट होती है बच्चों? स्टर्नम के साथ आके रिब कनेक्ट होती है। इधर भी रिब कनेक्ट होगी, इधर भी रिब कनेक्ट होगी। अब तुम एक चीज़ नोट करो, मैंने जो रिब बनाई है, मैंने ये रिब डायरेक्ट स्टर्नम से जोड़ी नहीं है ले जाके। क्या ख्याल है? तो क्यों नहीं जोड़ी? क्योंकि डायरेक्ट जुड़ती नहीं है। अब यहाँ पर एक कार्टिलेज होती है, हाइलाइन कार्टिलेज। वो जो मैंने तुम्हें कार्टिलेज की टाइप बताई थी ना, हाइलाइन कार्टिलेज, वो कार्टिलेज आती है और रिब उस कार्टिलेज के थ्रू जुड़ती है स्टर्नम से। तो यहाँ पर ये क्या है? ये हमारा कार्टिलेज है, हाइलाइन कार्टिलेज। और ये चूँकि रिब की कार्टिलेज है तो उसको क्या बोलते हैं? कॉस्टल कार्टिलेज। क्योंकि मैंने आपको बताया था ब्रीदिंग वगैरह में जब हम पढ़ रहे थे कि ये जो लफ्ज़ है ना कॉस्टा, ये रिब के लिए इस्तेमाल होता है। तो कॉस्टल कार्टिलेज, बात समझ में आ रही है आप लोगों? तो ये कॉस्टल कार्टिलेज क्या कर रही है? रिब्स को स्टर्नम के साथ जोड़ रही है। तो ये कौन सा जॉइंट हो गया? कार्टिलेजिनस जॉइंट हो गया। इसी तरीके से हमारी हिप बोन जब आप देखेंगे ना, वो भी एक कार्टिलेज के जरिए आपस में मिल रही होती है। अब यहाँ पर मूवमेंट कम होगी, ज़्यादा होगी? बहुत ही कम होगी, थोड़ी सी होगी। जैसे आप सांस लेते हैं, रिब केज थोड़ा सा मूव करता है, ज़्यादा मूव नहीं करता। अब चूंकि यहाँ पे बहुत थोड़ी सी मूवमेंट होती है, इसलिए इसको स्लाइटली मोबाइल या पार्शियली मोबाइल जॉइंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? पार्शियली मोबाइल जॉइंट। तो कार्टिलेजिनस जॉइंट बोलें, स्लाइटली मोबाइल जॉइंट बोलें, पार्शियली मोबाइल जॉइंट बोलें, दे ऑल मीन द सेम। तो इसकी एग्जाम्पल क्या हो गई? फॉर एग्जाम्पल इसको कहते हैं कॉस्टोकॉन्ड्रल जॉइंट या जॉइंट ऑफ रिब्स, जॉइंट ऑफ रिब्स विद स्टर्नम, विद
स्टर्नम थ्रू कॉस्टल कार्टिलेज, थ्रू कॉस्टल कार्टिलेज। सही बात समझ में आ गई है। और तीसरे जो ज्वाइंट है ना, बड़े कमाल के ज्वाइंट है, जिनको हम कहते हैं सनोवियल ज्वाइंट, और ये हमारी बॉडी के सबसे ज़्यादा मोबाइल ज्वाइंट है, तो इसलिए इनको फ्रीली मोबाइल या हाईली मोबाइल ज्वाइंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? हाईली मोबाइल ज्वाइंट्स। तो फ्रीली मोबाइल ज्वाइंट बोलो या हाईली मोबाइल ज्वाइंट बोलो, दे ऑल मीन द सेम, है ना। अब तुमसे मैं सवाल पूछता हूँ, तुम्हारे ख्याल में इस ज्वाइंट में जो बहुत ज़्यादा मूवमेंट हो रही है उसकी वजह क्या होगी? हाँ भाई, हाँ भाई नबिया, क्या वजह होगी? देखो ये कह रही है साइनोवियल फ्लूइड होगा। अब आपने बात को समझना है। देखो मेरी बात सुनो, मैंने ये अपना हाथ दीवार पे रखा, मेरे हाथ में और दीवार में फ्रिक्शन है नहीं है? है, बट जब मैं उसको ऐसे मूव करने लगूंगा तो फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाएगी, ऐसा ही है ना। अब तुम इस बात को समझो कि इन जॉइंट्स में चूँकि मूवमेंट ज़्यादा होती है, तो मूवमेंट ज़्यादा होने की वजह से फ्रिक्शन ज़्यादा होती है, और फ्रिक्शन ज़्यादा होने की वजह से यहाँ साइनोवियल मेम्ब्रेन की और फ्लूइड की ज़रूरत है। यानी साइनोवियल फ्लूइड मोबिलिटी के बाद आया है। बात समझियो, मोबिलिटी पहले हुई है। जैसे तुम मशीन को चलाते पहले हो, ग्रीस उसमें साथ साथ लगाते रहते हो ताकि वो मशीन घिसे नहीं, ऐसे ही है ना। हाँ, क्या लगता है तुम्हें क्या वजह होगी इसकी? नहीं, बॉल एंड सॉकेट की टाइप है, तुम सही कह रही हो। मेरा सवाल इसमें यह है कि यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा मूवमेंट हो रही है उसकी वजह क्या होगी? बाकी जॉइंट में तो इतनी मूवमेंट नहीं हो रही। अरे शहजादों और शहजादियों, कहाँ फंसे हो तुम लोग? हाँ, साइनोवियल। अब इसमें से साइनोवियल निकाल दें। अब बता, और ये कैविटी कहाँ है? जॉइंट में, तो इसका नाम क्या रखेंगे? जॉइंट कैविटी, क्योंकि दे आर द ओनली जॉइंट विद ए जॉइंट स्पेस जिनमें जॉइंट कैविटी होती है। क्या मतलब हुआ? अब मैं तुम्हारे सामने एक साइनोवियल जॉइंट का स्ट्रक्चर बनाता हूँ, उधर देखो। अब साइनोवियल जॉइंट में ये तुम्हारी एक बोन हो गई, ये तुम्हारी एक बोन हो गई, ये लो भाई तुम्हारी एक बोन, ये रही। और देखो ये तुम्हारी दूसरी बोन है। अब तुम खुद देखो इन दोनों बोन्स के बीच में मैंने क्या किया है, मैंने एक स्पेस बनाया है, एक गैप बनाया है। इस स्पेस को, इस गैप को जॉइंट स्पेस कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्या यहाँ था जॉइंट स्पेस? क्या यहाँ था जॉइंट स्पेस? तो चूंकि स्पेस नहीं है तो मूवमेंट कैसे होगी भाई? ये कुर्सी है ना, देखो ये चेयर है, मैं इस चेयर को आगे भी ला सकता हूँ, साइड में भी ले जा सकता हूँ, इस साइड में भी लेके जा सकता हूँ। क्यों? स्पेस है मेरे पास। अगर ये कमरा पूरा कुर्सियों से पैक होता, भरा हुआ होता, तो क्या ये कुर्सी इधर उधर मूव कर दी? क्यों नहीं कर दी? स्पेस नहीं होता। बिल्कुल इसी तरीके से आप लोगों ने ये बात समझनी है कि जॉइंट में स्पेस होगा तो मूवमेंट होगी ना। अच्छा अब देखो यहाँ पे एक बात समझ लो, सबसे पहला काम तुम्हें और मुझे क्या करना है, ये जो बोन्स दोनों मूव करेंगे एक दूसरे के ऊपर, तो हमें इनको बांधना है आपस में। हमें क्या करना है? हमें इनको आपस में बांधना है। हमें इनको आपस में बांधना है। कैसे बांधेंगे? एक टिश्यू इस्तेमाल करेंगे जो बोन को बोन के साथ बांधता है, जोड़ने का काम करता है। और ये जो टिश्यू होगा जो बोन को बोन के साथ बांधेगा, ये टिश्यू जो बोन को बोन के साथ बांधने का काम करेगा, ये वाला टिश्यू, इस टिश्यू को आप और मैं, मेरे प्यारे बच्चों, लिगामेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? लिगामेंट। तो लिगामेंट क्या है? अ टिश्यू विच कनेक्ट बोन टू अदर बोन। तो कनेक्ट बोन टू बोन। अब दूसरा देखो, इस जॉइंट में तुम्हें क्या नजर आ रहा है? इस जॉइंट में तुम्हें ये जगह नजर आ रही है, ये जगह तुम्हें नजर आ रही है, और इस जगह में तुम क्या देख रहे हो? ये बोन की वो सरफेस है जो जॉइंट बना रही है ना, ये बोन की वो सरफेस है जो जॉइंट बना रही है। ध्यान से बात समझना, ये बोन की सरफेस जो जॉइंट बनाती है, ये वाली सरफेस, इसको बच्चों याद कर लो, आर्टिकुलर सरफेस कहते हैं। क्या कहते हैं? अब बताओ इसको आर्टिकुलर सरफेस क्यों कहता है? अभी मैंने तुम्हें बताया था, क्योंकि आर्टिकुलेशन का मतलब ही क्या होता है? जॉइंट बनाना। तो बोन की वो सरफेस जो जॉइंट बनाती है उसको हम क्या बोलते हैं? आर्टिकुलर सरफेस। अच्छा इधर देखो,
ये आर्टिकुलर सरफेस साइनोवियल जॉइंट में कभी भी खाली नहीं होती हैं। इनके ऊपर एक कुशिंग पैड होता है, इनके ऊपर एक कुशिंग पैड होता है इस तरीके से, और ये कुशिंग पैड जो इनके ऊपर मौजूद है, ये कुशिंग पैड याद कर लो, इसको आप और मैं आर्टिक्यूलर कार्टिलेज कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्टिक्यूलर कार्टिलेज। अब बताओ उसको आर्टिक्यूलर कार्टिलेज क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आर्टिकुलर सरफेस को कवर कर रही है। अब फिर देखो यहाँ पे क्या होगा, अब फिर यहाँ पे अंदर एक मेम्ब्रेन होगी, क्योंकि मूवमेंट हो रही है ना बहुत ज़्यादा, उस मूवमेंट को काउंटर करने के लिए यहाँ पर ये एक मेम्ब्रेन आ गई है, और ये मेम्ब्रेन जो इस मूवमेंट को काउंटर कर रही है, देखो ये रही, और ये कभी भी आर्टिकुलर कार्टिलेज पे नहीं होती। क्यों नहीं होती? आप पढ़ लेंगे जब जाएंगे आगे। इसको आप और मैं कहेंगे साइनोवियल मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे बच्चों? साइनोवियल मेम्ब्रेन। और साइनोवियल मेम्ब्रेन क्या करेगी बताओ? फ्लूइड बनाएगी। कौन सा फ्लूइड? साइनोवियल फ्लूइड। ये लो, ये साइनोवियल फ्लूइड पूरे जॉइंट के अंदर, ये साइनोवियल फ्लूइड भर गया। और अब तुम लोग मुझे बताओ कि ये जो साइनोवियल फ्लूइड भरा है जॉइंट के अंदर, ये साइनोवियल फ्लूइड क्या करेगा? फ्रिक्शन को रिड्यूस करेगा। ये आ गया साइनोवियल फ्लूइड, ये आ गया साइनोवियल फ्लूइड। अब चूंकि जॉइंट में मूवमेंट को केटर करने वाले तमाम लवाजमात मौजूद हैं, इसलिए ये आपके मोबाइल जॉइंट, इसलिए ये आपके मोबाइल जॉइंट। ये जॉइंट का स्ट्रक्चर समझ में आ गया? कोई ट्रबल तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? अब देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने किताब में साइनोवियल जॉइंट के कुछ टाइप लिख दिए, उनको हम देख लेते हैं। ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। अब इन्होंने किताब में साइनोवियल जॉइंट के कुछ टाइप लिख दिए, इन्होंने किताब में साइनोवियल जॉइंट के कुछ टाइप लिख दिए। कौन कौन से? आओ देख लेते हैं क्या करके। सबसे पहली जो टाइप इन्होंने लिखी है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हाँ भाई, बॉल एंड सॉकेट। एक बोन कैसे होगी? बॉल की तरह। दूसरी बोन कैसे होगी? सॉकेट की तरह। यानी फर्ज करो कि ये एक बोन है तो ये बॉल लाइक शेप हो गई, ये दूसरी बोन है कप लाइक सॉकेट लाइक हो गई, तो ये बॉल इस सॉकेट में जाके फिट हो जाएगी और इसमें 360 डिग्री की मूवमेंट करेगी। इसीलिए हमारे जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होते हैं, दे आर दी मोस्ट मोबाइल जॉइंट्स। इनसे ज़्यादा मोबाइल जॉइंट हमारी बॉडी में है कोई भी नहीं होता। और याद कर लो, ये हर एक्सिस में मूव करते हैं, इसलिए इनको कभी कभी 3D जॉइंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसीलिए इनको कभी कभी 3D जॉइंट्स भी बोलते हैं। 3D जॉइंट्स यानी हर डायमेंशन में मूव कर सकते हैं। इधर देखो, मैं चाहूँ हाथ को आगे ले जाके जाना चाहूँ, हाथ ले आगे ले जाऊँ, पीछे लेके जाना चाहूँ पीछे ले जाऊँ, इधर लेके जाना चाहूँ शोल्डर को इधर ले जाऊँ, इधर लेके जाना चाहूँ शोल्डर को इधर ले जाऊँ, है ना? ऐसे लेके जाना चाहूँ शोल्डर को ऐसे ले जाऊँ, ऐसे लेके जाना चाहूँ ऐसे ले जाऊँ, और चाहूँ तो इन सबको कंबाइन करूँ। वो तुमने देखा है, बॉलर आता है ऐसे अपने हाथ करता है, ऐसे अपने हाथ को ऐसे घुमाता है और ऐसे घुमा के ऐसे बॉल छोड़ता है, तो ये क्या हो गई? 360 डिग्री की मूवमेंट हो रही है ना, पूरा आर्म घूम रहा है गोल। क्या तुम्हारी और मेरी दुनिया में 360 डिग्री से ज़्यादा की मूवमेंट हो सकती है? नहीं हो सकती। दैट्स वाई शोल्डर इसकी एग्जाम्पल है ना, शोल्डर और हिप। शोल्डर इज़ द मोस्ट मोबाइल जॉइंट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। हमारी बॉडी का सबसे मोबाइल जॉइंट कौन सा है? शोल्डर है। हिप क्यों नहीं है? हिप भी तो बॉल एंड सॉकेट है। शोल्डर तो है, हिप क्यों नहीं है? हिप भी तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। हाँ, सोच रहे हैं तालिब इल्म सोच रहे हैं, सवाल नहीं पूछते हैं। जब पढ़ रहे थे जॉइंट कोचिंग में, क्यों नहीं पूछा तुम लोगों ने सवाल? बताओ। शोल्डर बहुत मोबाइल है, हिप मोबाइल नहीं है। हालांकि दोनों बॉल एंड सॉकेट हैं, हिप भी मोबाइल है, ऐसी बात नहीं है, मगर उतना मोबाइल नहीं है ना जितना शोल्डर। वजह क्या है? कॉमन सेंस, कॉमन सेंस चलाओ, कॉमन सेंस। अबे कॉमन सेंस चलाओ अल्लाह के बंदों और बंदियों। अरे बेड़ा गर्क पाकिस्तानियों। वेट ज़्यादा है किसका? मेरा। हाँ बोलो। अरे यार मरवा दिया तुमने, क्योंकि हिप तुम्हें ग्रेविटी के अगेंस्ट खड़ा कर रहा है।
हिप ने तुम्हें ग्रेविटी के अगेंस्ट स्टेबल रखना है, तो हिप की स्टेबिलिटी बढ़ाई गई है मूवमेंट कॉम्प्रोमाइज़ करके। मूवमेंट को कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है, मूवमेंट को कम किया गया है, स्टेबिलिटी को ज़्यादा किया गया है, ताकि हम अगेंस्ट ग्रेविटी अपने काम कर सकें। इसलिए तुम्हें पता है शोल्डर सबसे मोबाइल जॉइंट तो है हमारी बॉडी का। शोल्डर हमारी बॉडी का सबसे कमज़ोर जॉइंट भी है, बड़ी आसानी से डिसलोकेट हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्टेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज़ की गई है मूवमेंट बढ़ाने के लिए। इसलिए तुमने देखा वो छोटा बच्चा होता है, तुम उसको ऐसे हाथ से उठाने लगते हो, अब मैं कहती हूँ ओए उसको हाथ से नहीं उड़ा, तो हाथ निकल जाए, इतना कमज़ोर है शोल्डर। दूसरा हिंज जॉइंट। हाँ भाई, ये क्या होता है? जो ये दरवाजे की हिंज की तरह काम करता है। दरवाजे में कब्जा होता है ना, कब्जा हिंज, तो आप उसको फ्रेम पे जोड़ते हो हिंज के जरिए। अब इस पर आप दरवाज़ा खोल सकते हो और बंद कर सकते हो, और आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये जो चीज़ हो गई ना, ये क्या हो गया बच्चों? शाबाश, ये आपका हिंज जॉइंट। तो लाइक डोर हिंज। अब आप ये बात समझ लें कि हिंज जॉइंट पे सिर्फ एक ही मूवमेंट हो सकती है, फ्लेक्जन एक्सटेंशन, फ्लेक्जन एक्सटेंशन, फ्लेक्जन एक्सटेंशन, फ्लेक्जन एक्सटेंशन, और कोई मूवमेंट नहीं हो सकती। फिर कोई बोलेगा सर फिर ये क्या हो रहा है? ये मूवमेंट उंगली में नहीं हो रही है, नीचे हो रही है। उंगलियां सिर्फ खुल सकती हैं, बंद हो सकती हैं, बस। तो ये जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट ये इस जगह पर हो रही है। इसको हम कहते हैं मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट। जब आप पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो एग्जाम्पल क्या हो गया इसका? एल्बो। फिर तुमने देखा है वो स्पिनर आते हैं, स्पिनर आते हैं, और स्पिनर क्या करते हैं? बॉल पकड़ते हैं, बॉल को ऐसे पकड़ के ऐसे वो अपने आर्म को रोटेट करते हैं, हाथ को, और ऐसे करके बॉल छोड़ते हैं। हाथ तो लेग स्पिनर तुमने देखा है ना, वो लेग स्पिनर ऐसे बॉल पकड़ के ऐसे पूरा हाथ रोटेट करके बॉल फेंकते हैं। तो ये जो मूवमेंट हो रही है, ये मूवमेंट ट्विस्टिंग मूवमेंट, पिवट जॉइंट। इधर लिख दूं, इधर लिख देता हूं। नंबर 3, पिवट जॉइंट, ट्विस्टिंग मूवमेंट। सही है। जैसे मैं तुमसे पूछता हूँ, हाँ भाई तुमने कभी शराब पी है? तुम बोलोगे नहीं सर, तौबा करें, क्या हो गया? मैं बोलो भाई तुम लोगों ने कभी किसी का मर्डर किया है? नहीं 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 सर, तौबा करें। तो ये जो मूवमेंट हो रही है, ये वाली मूवमेंट, ये भी कौन सी मूवमेंट है? पिवट जॉइंट की मूवमेंट है ना, ट्विस्टिंग मूवमेंट। ऐसे समझ गए? चौथा जॉइंट कॉन्डाइलॉइड जॉइंट। नी इसकी एग्जाम्पल है। कॉन्डाइलॉइड जॉइंट क्या होता है? जिसमें एक बोन बहुत सर्कुलर हो, गोल हो, मगर सामने वाली बोन कप लाइक, सॉकेट लाइक ना हो। क्या मतलब हुआ? देखो बॉल एंड सॉकेट में तो हमने देखा ना कि एक बोन थी कैसे, बिल्कुल डीप सॉकेट की तरह, और एक बोन थी बिल्कुल गोल बॉल की तरह, ऐसे ही था। तो ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट समझ में आ रहा था हमें। कॉन्डाइलॉइड जॉइंट में क्या होता है? एक बोन बिल्कुल गोल होती है इस तरीके से, और दूसरी बोन, उसको रिसीव करने वाली बोन बड़ी शैलो होती है इस तरीके, डीप सॉकेट की तरह नहीं होती। तो इस तरह का जो जॉइंट बनेगा, जो हमारा नी है बेसिकली, ये इसको बेटा कहते हैं कॉन्डाइलॉइड जॉइंट। अब कॉन्डाइलॉइड जॉइंट में आप क्या कर सकते हो? फ्लेक्शन कर सकते हो, एक्सटेंशन कर सकते हो। जैसे नी है ना, नी को हम फ्लेक्स कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं, साथ में इसको हम रोटेट भी कर सकते हैं ऐसे। तो रोटेशन भी थोड़ी हो रही है, जैसे हमारे आर्म की होती है, इतनी नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि यहाँ पर जो करवाने वाली कैविटी है वो बड़ी शैलो कैविटी। तो कॉन्डाइलॉइड जॉइंट है ना, तो इस तरह के होते हैं कॉन्डाइलॉइड जॉइंट। उसके बाद पांचवा जॉइंट तुम्हारा ग्लाइडिंग जॉइंट, जिसको प्लेन जॉइंट भी बोलते हैं भाई, ग्लाइडिंग जॉइंट या प्लेन जॉइंट। फॉर एग्जाम्पल इंटरवर्टिब्रल जॉइंट, इंटरवर्टिब्रल जॉइंट। अब याद कर लो, इन्होंने जो इंटरवर्टिब्रल जॉइंट लिख दिया ना, इसकी एग्जाम्पल ये उन्होंने गलत लिखी हुई है, मगर अब लिख दिया किताब ने तो हम मानेंगे इसको। क्या आप क्या करते हैं? जैसे आप नमाज पढ़ते हैं, आप रुकू में जाते हैं, तो आप रुकू में ऐसे झुकते हैं ना, ऐसे
तो जब आप ऐसे झुक रहे होते हैं तो क्या होता है, आपकी जो वर्टिब्री है वो एक दूसरे के बाद थोड़ी थोड़ी स्लाइड कर रही होती है और स्लाइड करके वर्टिब्री पूरी कव हो जाती है। इस तरीके से जब आप रुकू से उठेंगे तो पीछे स्लाइड करके स्ट्रेट हो जाएगी। हालांकि ये जो इंटरवर्टिब्रल जॉइंट है ना, ये बेसिकली कार्टिलेजिनस जॉइंट होते हैं, मगर अब किताब में उन्होंने लिख दिया तो अब क्या करें। ठीक है बेटा, यही 5 टाइप लिखी हुई, और तो कोई टाइप नहीं लिखी हुई। वो टेक्स्ट की बताओ ना, वो उन्होंने डायग्राम तो इंटरनेट से उठाई होगी। उसमें सैडल जॉइंट, ये वाला जॉइंट, अंगूठे वाला जॉइंट, सैडल पता है आप लोगों को क्या होता है? किसी ने हॉर्स राइडिंग की है कभी, घोड़े पे बैठे हो कभी? तो जब हॉर्स राइडिंग करते हैं तो जब वो आपको घोड़े पे बिठाते हैं तो घोड़े पे आपको बिठाने से पहले वो क्या करते हैं, वो घोड़े के ऊपर एक सीट रखते हैं। जिस सीट के फुट उसमें पाँव रख के आप ऊपर चढ़ते हैं ना, वो जो सीट उसने ऊपर रखी है ना, उसको कहते हैं सैडल। तो देखो सैडल की शेप तुमने देखा ना कैसे होती है, सैडल की शेप देखो ऐसे होती है, और एक घोड़े की पीठ पे उसको ले आके रख देते हैं बैक पे। तो एक बोन ऐसी होगी और दूसरी बोन इसके अंदर फिट हो रही होगी, वो ऐसे होगी। जैसे घोड़े की कमर पे आपने सैडल रख दिया, इसलिए तो कहते हैं सैडल जॉइंट। ये जो अंगूठे वाला जॉइंट है ना, ये वाला जॉइंट, ये सैडल जॉइंट की एग्जाम्पल है। सही हो गया। फर्स्ट मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट, ये वाला। इस तरीके से उन्होंने डायग्राम में मैंने देखा, इलिप्सॉइड जॉइंट भी उन्होंने लिखा हुआ है। रिस्ट इलिप्सॉइड जॉइंट की एग्जाम्पल है, जहां पर एक कॉन्वेक्स सरफेस दूसरी कॉन्केव सरफेस से मिल रही हो। यानी एक सरफेस देखो कैसी होगी, एक सरफेस ऐसी होगी और दूसरी सरफेस ऐसे होगी, इस तरीके से। तो जहां पर एक कॉन्केव सरफेस दूसरी कॉन्वेक्स सरफेस से मिलती है उसको इलिप्सॉइड जॉइंट बोलते हैं। आपके रिस्ट इसकी एग्जाम्पल है। मगर ये चूंकि इन्होंने इंटरनेट से कहीं से डायग्राम उठाया होगा ना किताब में, तो इसलिए आप देख रहे हो इन्होंने डायग्राम में तो ये लिखे हुए हैं, मगर वो टेक्स्ट में उसकी एग्जाम्पल नहीं है। तो इसलिए सैडल जॉइंट तो मैंने बता दिया ना आपको, ये मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। चलो छठा मैं यहाँ लिख देता हूँ, सैडल जॉइंट। ये है जॉइंट ऑफ थंब हमारा, जॉइंट ऑफ थंब। और ये जो तुम्हारा है इलिप्सॉइड जॉइंट, ये तुम्हारा जॉइंट नंबर 7, इलिप्सॉइड जॉइंट। इसकी एग्जाम्पल है रिस्ट, फॉर एग्जाम्पल रिस्ट जॉइंट। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई है। अब ये हमने जॉइंट्स की बात कर ली, अब हम आर्थराइटिस की बात कर लेते हैं जल्दी से, और फिर उसके बाद मैं आपसे जल्दी से बात करता हूँ किसकी, डिफरेंट टाइप ऑफ फीचर्स ऑफ मसल्स की। देखें तो कोई सवाल है तो बताएं जल्दी से। मिटाऊं उसको, बेटा उसको मिटा दूं? आर्थराइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट। आसान जबान में इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट। बेटा आर्थराइटिस क्या होता है आसान जबान में? इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट इज कॉल्ड आर्थराइटिस। अब आप लोगों ने इस बात को ध्यान में रखना है, इन्फ्लेमेशन का टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं। तो जब जॉइंट में इन्फ्लेमेशन होगी तो आम तौर पे ये होती है यूजुअली ड्यू टू क्रॉनिक टिश्यू डैमेज। और जब मैं कह रहा हूँ क्रॉनिक टिश्यू डैमेज की वजह से, तो इसका मतलब है मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है। कौन सी इन्फ्लेमेशन है? आम तौर पे ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होती है, ये बात याद कर लो। अब चूंकि ये इन्फ्लेमेशन है तो आप समझ रहे हैं कि इन्फ्लेमेशन है तो यहाँ क्या हो रहा होगा, इन्फ्लेमेशन है तो यहाँ पर पेन हो रहा होगा, स्वेलिंग हो रही होगी, फीवर हो रहा होगा, रेडनेस हो रही होगी, वो जगह वार्म हो रही होगी, गर्म हो रही होगी, है ना। फिर जिनको इन्फ्लेमेशन होती है जॉइंट में, आप देखेंगे उनसे बेचारों से आपने देखा होगा अक्सर बड़े बूढ़े जिनको आर्थराइटिस हो जाता है, उनसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा होता है, चला नहीं जा रहा होता, बड़ी तकलीफ में होते हैं बेचारे। तो ये सारे फीचर जो हमने इन्फ्लेमेशन पढ़ी है ना हमने,
वो सारे फैक्टर यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि आर्थराइटिस होती क्यों है, कॉजेज क्या है उसकी। कॉजेज किसकी वजह से होती है? दुनिया में जो सबसे कॉमन आर्थराइटिस है ना बच्चों, याद कर लो, इट इज़ नोन एज सीनाइल आर्थराइटिस। सीनाइल आर्थराइटिस जो ओल्ड एज की वजह से होती है ना, एजिंग की वजह से। वो जो बुढ़ापे में आर्थराइटिस होती है ना, उसको हम लोग कहते हैं सीनाइल आर्थराइटिस। जो बुढ़ापे में होती है, ओल्ड एज की वजह से होती है। आपको पता है ना, जैसे जैसे आप उम्र आपकी बड़ी होती जाती है वैसे वैसे क्या होता है बताइए, शाबाश, वैसे वैसे आपकी बॉडी, शाबाश, आपकी बॉडी की जो हाइलाइन, अपना हाइलाइन गिराओ, साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है, वो डीजेनरेट होने लगती है ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ एजिंग। और जैसे जैसे वो डीजेनरेट होने लगती है वैसे वैसे क्या होता है, साइनोवियल फ्लूइड की प्रोडक्शन कम होती है। जब साइनोवियल फ्लूइड की प्रोडक्शन कम होगी तो क्या होगा, ये जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है ना, जो हमारे जॉइंट की हिफाजत कर रही है, ये डैमेज होने लग जाएगी रगड़ से। और जैसे जैसे ये डैमेज होने लगेगी वैसे वैसे इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाएगी। और अगर आर्टिकुलर कार्टिलेज डैमेज होते होते बोन भी डैमेज होने लग गई तो इसी को आप और मैं बोलेंगे ऑस्टियो आर्थराइटिस। क्या बोलेंगे? तो ऑस्टियो आर्थराइटिस क्या है बच्चों? ऑस्टियो आर्थराइटिस एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पर जॉइंट के साथ जॉइंट बनाने वाली बोन भी डैमेज होना शुरू हो जाती है, इसलिए हमने इसके साथ ऑस्टियो लगा दिया। ऑस्टियो मतलब बोन। अच्छा, अब आप लोगों ने बात ध्यान में रखना है कि सीनाइल आर्थराइटिस का क्या इलाज है। उसको मैनेज करने की कोशिश करते हैं, लोगों को दवाइयाँ देते हैं, पेन किलर वगैरह वगैरह। इसका एक ही इलाज है। इलाज क्या है? घुटने चेंज करा गया, जो अपने जॉइंट चेंज करा गया। जैसे मैंने आपको बताया था ना, शोएब अख्तर ने अपने दोनों नी चेंज करा लिए, शोएब अख्तर ने, क्योंकि वो बॉलिंग करा करा के पहले भी उसको मसला था नी में। फिर जब वो इतने अरसे उसने क्रिकेट खेली 10-12-15 साल, तो उससे उसके नी बिल्कुल ख़राब हो गए। जब नी ख़राब हो गए तो वो तकलीफ में था बहुत ज़्यादा। उसके बाद अल्लाह ने पैसे भी दिए तो वो गया ऑस्ट्रेलिया जाके अपने नी रिप्लेस करा के आ गया, अल्लाह खैर। तो अब उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत बेहतर हो गई है बहुत। तो सीनाइल आर्थराइटिस ओल्ड एज में। उसके बाद जो दूसरी टाइप की आर्थराइटिस होती है बच्चों, ये तो बहुत कॉमन है ना, बहुत कॉमन है। अच्छा, सबसे ज़्यादा कॉमन आर्थराइटिस कहाँ होती है? नी में। तो नी इज द मोस्ट इन्वॉल्व जॉइंट इन आर्थराइटिस। तो जो सबसे कॉमन जॉइंट इन्वॉल्व होता है ना आर्थराइटिस में बेटा, वो नी है। और उसकी वजह क्या है कि नी एक तो हमारी बॉडी का सबसे बड़ा जॉइंट है, दूसरा वेट बेयरिंग जॉइंट भी, वजन भी उठाने वाला है। तो जो चीज़ ज़्यादा वजन उठाती है वो जल्दी ख़राब होती है। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है जी? दूसरा तरीका एक होता है, उसको हम कहते हैं गाउटी आर्थराइटिस। गाउटी आर्थराइटिस ये आपने सुना होगा। इसको ये होता है ड्यू टू दी एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड की वजह से। और यूरिक एसिड कहाँ से आता है? ख़राब डाइट से। कोई आदमी हो रेड मीट खाता हो बहुत ज़्यादा, गाय का गोश्त बहुत खाता हो, ऊँट का गोश्त बहुत खाता हो, इस तरह से, तो वो हमारी बॉडी में यूरिक एसिड की प्रोडक्शन करवाता है। और आपने पढ़ा होम्योस्टेसिस में कि यूरिक एसिड वाटर इनसॉल्युबल है। जब वो वाटर इनसॉल्युबल है तो वो छोटे छोटे क्रिस्टल बना लेता है। और जब वो छोटे छोटे क्रिस्टल बनाता है तो वो क्रिस्टल्स डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं। क्या होना शुरू हो जाते हैं? डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं। कहाँ पर? हमारे जॉइंट में। और जब वो हमारे जॉइंट में डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं तो वो फिर पेन करते हैं, मसला मसाइल करते हैं बहुत ज़्यादा। तो जिसको गाउटी आर्थराइटिस हो जाए, इसका क्या इलाज है? उसको एक्सरसाइज कराते हैं, डाइट मॉडिफिकेशन कराते हैं, और वो दवाइयाँ देते हैं जिससे यूरिक एसिड कम हो जाए। एक और जो टाइप है आर्थराइटिस की बच्चों, बड़ी कॉमन टाइप है, उसको हम कहते हैं र्यूमेटाइड आर्थराइटिस। र्यूमेटाइड आर्थराइटिस याद कर लो। र्यूमेटाइड आर्थराइटिस ऑटो इम्यून डिजीज़ है। कौन सी डिजीज़ है? ऑटो इम्यून डिजीज़ है। क्या मतलब हुआ इस बात का? जब मैं कह रहा हूँ कि ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है तो व्हाट आई मीन, शाबाश, हमारा इम्यून सिस्टम एबनॉर्मल होकर हमारे ही सेल पे हमला कर रहा है, तो वो हमारे जॉइंट को ख़राब कर रहा है। इसलिए र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस का भी कोई शाफई इलाज मौजूद नहीं है। तो आप इसको मैनेज कर सकते हैं, बट अभी तक इसका क्योर नहीं है कोई। अच्छा, कभी कभी आर्थराइटिस ना ट्रॉमा की वजह से भी होता है, जिसको आप और मैं कहते हैं ट्रॉमेटिक आर्थराइटिस। जो ट्रॉमा की वजह से हो, कोई चोट लग गई किसी को, बेचारे को, कोई जा रहा था मोटरसाइकिल पे और उसकी खुदा ना खास्ता गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, या कोई गाड़ी में जा रहा था कहीं जा रहा था, या कोई बेचारा को पैदल चल रहा था, किसी गाड़ी ने उसको हिट किया, और जब हिट किया तो उसकी नी पे सारा प्रेशर आ गया,
इस तरीके से ये जो होता है ना, तुमने कभी वो देखी अमेरिकन बास्केटबॉल, ओ अमेरिकन फुटबॉल, रग्बी जिसको बोलते हैं, उस रग्बी में देखा ना तुमने वो क्या होता है, वो पता लगा जी एक आदमी के बाद वो अजीब सी बॉल है और उठा के भाग रहा है, बाकी सब लोग टकरे मार रहे हैं उसको, वो देखिए ना आप लोगों ने। तो कभी कभी रग्बी में या फुटबॉल में अगर कोई टैकल साइड से हो जाए ना और साइड से घुटने पे लगे आगे, तो उससे भी जो है ना ट्रॉमेटिक आर्थराइटिस हो जाता है। बहरहाल ये डिफरेंट टाइप ऑफ आर्थराइटिस हो गई, उनके कॉजेज हो गए, उनके ट्रीटमेंट हो गए। ये बेटा आर्थराइटिस हो गया, ये हमने ज्वाइंट काम पूरा कर लिया। अब आप इसको देखें, कोई सवाल है मुझे बताएं।